हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो मैं आज की वीडियो में क्या लेकर आई हूँ बच्चों, रेलवे का 2019 का जो पेपर है ना, तो बच्चों एक तो 19 जुलाई को दो पेपर उस टाइम होते हैं, एक 21 जुलाई को है ना। तो दोनों पेपर मैंने चैनल पे अपलोड करे हुए हैं। तो आज इस वीडियो में दोनों पेपर मैंने एक ही वीडियो में कंबाइन कर दिया। ओके, बस अलग अलग चैनल पर मैंने प्रोवाइड कराए हुए हैं, लेकिन जो है आपको एक ही जगह पर सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे जो प्रीवियस ईयर में हमारे पूछे हुए हैं। तो इससे जो है कई बार तो एक दो क्वेश्चन तो यहाँ से भी आने की प्रोबेबिलिटी रहती है ना, एज इट इज क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं, उसके आसपास के कंसेप्ट आ जाते हैं। तो आप जो है ये क्वेश्चन तो आपको आने ही चाहिए। ओके, बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन भी करे हुए हैं, है ना। और ठीक है, तो इस वीडियो को देखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट और यूजफुल आप लोगों के लिए वीडियो रहने वाली है आपके रेलवे के एग्जाम के लिए। और बाकी अभी फार्मा एमसीक्यू मोबाइल एप्लीकेशन अवेलेबल है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। तो अदरवाइज वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी लिंक है, जहाँ पर रेलवे के लिए टेस्ट सीरीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने एमसीक्यूज उसमें डाले हुए हैं। और बाकी क्रैश कोर्स है जिसमें आपको टेस्ट सीरीज के साथ साथ पीडीएफ मिल जाएगी 6000 एमसीक्यूज की। ओके, ठीक है, तो आप ऐप विजिट कर सकते हो। तो अभी जो है देख लेते हैं कैसे क्या क्वेश्चन हमने इसमें इंक्लूड करे हैं। बिना देरी स्टार्ट करते हैं आज का। तो बीसीजी वैक्सीन, बैसिलस कालमेट ग्वारिन, कई बार ना फुल फॉर्म भी पूछी हुई है। तो देखिए बीसीजी, देखिए वैक्सीन तो वैसे भी इंपॉर्टेंट है ना। तो वैक्सीन का आपने बहुत ही अच्छे से पढ़ना है टॉपिक को, क्योंकि जो डिजीज़ वगैरह का जो होता है, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म हो गया, है ना, ये वैक्सीन हो गया, मतलब ये टॉपिक जो है तो इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। तो बीसीजी वैक्सीन तो वैसे ही इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको क्या बता रखा है, बीसीजी वैक्सीन, बी से बीसीजी, बी से बैक्टीरियल वैक्सीन होती है। क्या होती है? बैक्टीरियल वैक्सीन होती है। लाइव एटेन्युएटेड बैक्टीरियल वैक्सीन होती है। क्या होती है? लाइव एटेन्युएटेड बैक्टीरियल वैक्सीन हमारी बीसीजी होती है। तो कह रहे बोवाइन स्ट्रेन है किसका? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, साल्मोनेला टाइफाई, हेपेटाइटिस वायरस या पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस। ठीक है, तो ये किसका स्ट्रेन है? इसमें माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, है ना। तो ये बीसीजी वैक्सीन है, कौन सी डिजीज के अगेंस्ट ये वैक्सीन दी जाती है, कौन सी डिजीज के लिए? तो ये ट्यूबरकुलोसिस के लिए ही देते हैं बीसीजी वैक्सीन, है ना। तो इसमें जो होता है आपका ये आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। नेक्स्ट है व्हाट कंपाउंड इज प्रेजेंट इन अश्वगंधा? अश्वगंधा विदानिया सोमनीफेरा, इसका सोर्स क्या है? विदानिया सोमनीफेरा। फैमिली याद है? ऐसे सोमनीफेरा, ऐसे सोलनेसी है। और जो आपके किस में आता है? स्टीरॉयडल एल्कलॉइड। स्टीरॉयडल एल्कलॉइड में मैंने आपको बता रखा है VAK, विराट्रम, अश्वगंधा एंड कुर्ची। 3 ड्रग बता रखे ना, VAK से विराट्रम, अश्वगंधा एंड कुर्ची। तो अश्वगंधा क्या है? अश्वगंधा जो है हमारा स्टीरॉयडल एल्कलॉइड में आता है। किस में आता है? एल्कलॉइड्स में आता है, स्टीरॉयडल एल्कलॉइड्स में आता है। विदानिया सोमनीफेरा, सोलनेसी फैमिली, है ना। तो आपका जो है अभी ऑप्शन देखिए, स्टीरॉयडल दिया हुआ है, ये स्टीरॉयडल है, ग्लाइकोसाइड तो है नहीं, है ना। एल्कलॉइड है बट टर्पिनोइडल नहीं है। तो देखिए इसमें आपका स्टीरॉयडल लैक्टोन जो है ये आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट है सिनोनिम फॉर इंडियन स्क्वील। स्क्वील का जो है, इंडियन स्क्वील का सिनोनिम बताना है। एरो पॉइजन, सी अनियन, जंगली प्याज। लिकोरिस, लिकोरिस ग्लिसराइजा, ग्लिसराइजा ग्लाब्रा, लेग्यूमिनोसी फैमिली, है ना। लिकोरिस मुलेठी इसका सिनोनिम है ना। लिकोरिस सैपोनिक ग्लाइकोसाइड्स की ड्रग है। ओके, यैम जो है डायस्कोरिया, ये भी आई थिंक सैपोनिक ग्लाइकोसाइड्स में आता है। डायस्कोरिया, सफ़ेद मुशैली, लिकोरिस, स्टावरी, ब्राह्मी, जिनसिंग, मोमोडिका, सनेगा, कोयला, गोखरू, हाँ ये सारे सैपोनिक ग्लाइकोसाइड्स की ड्रग है। हाँ ठीक है, तो आपका जो है इंडियन स्क्वील जो है ना, स्क्वील, इसका सिनोनिम आपने बताना, तो सी अनियन हो जाएगा, जंगली प्याज भी से बोलते हैं, है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। ओके, देखिए इंडियन स्क्वील जो है इसका, इसे अर्जीनिया भी बोलते हैं। तो इसका सिनोनिम है जंगली प्याज, सी अनियन, सिला। सोर्स क्या है इसका? अर्जीनिया कंसिस्ट ऑफ ड्राइड स्लाइस बल्ब, बल्ब होता है इसका। अर्जीनिया इंडिका, इंडियन स्क्वील है अर्जीनिया इंडिका। फैमिली इज लिलिएसी, स्क्वील की फैमिली क्या है? लिलिएसी है, जो अलो की भी लिलिएसी है ना। और किसकी है लिलिएसी? याद कीजिए, अलो की लिलिएसी है। कोल्चिकम की आई थिंक लिलिएसी है क्या? कॉल्चिकम ऑटिमन लिलिएसी फैमिली है ना। कॉल्चिकम अमीनो अल्कलॉइड वाला कॉल्चिकम, कॉल्चिसिन जिसमें प्रेजेंट होता है। हाँ सही है, इसकी भी लिलिएसी होती है। ओके, हाँ तो स्क्वील जो है इसका सोर्स क्या बता दिया मैंने? अर्जीनिया इंडिका, लिलिएसी फैमिली। यूरोपियन स्क्वील होता है ना, वो ऑब्टेन होता है किससे? अर्जिना मैरिटिमा, उसका अर्जिना मैरिटिमा है सोर्स, और फैमिली तो वही होगी लिलिएसी, है ना। तो ये है यूरोपियन स्क्वील, और आपका स्क्वील इंडियन स्क्वील। और जो स्क्वील है इसमें देखिए रेफाइड्स ऑफ कैल्शियम ऑक्जेलेट्स, कैल्शियम ऑक्जेलेट के जो रेफाइड्स क्रिस्टल होते हैं, एसिकुलर रेफाइड्स जो होते हैं वो स्क्वील में प्रेजेंट होते हैं। ओके, और सिलैरिन ए एंड सिलैरिन बी इसके मेजर कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स होते हैं ड्रग में। सिलैरिन ए और सिलैरिन बी, तो स्क्वील आपकी कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स में आती है। ओके, तो ग्लाइकोसाइड की ड्रग है स्क्वील।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हैमर मिल वर्क ऑन द प्रिंसिपल। देखिए मिल के प्रिंसिपल तो मैंने आपको बताई रखे इंपॉर्टेंट है, तो हैमर मिल पे क्वेश्चन बना हुआ है। देखिए कटिंग या इम्पैक्ट, कंप्रेशन या एट्रिशन। हैमर मिल में इम्पैक्ट होता है, डिसइंटीग्रेटर में भी इम्पैक्ट होता है। हैमर मिल में क्या होता है, इम्पैक्ट होता है। डिसइंटीग्रेटर में भी इम्पैक्ट होता है, डिसइंटीग्रेटर में भी इम्पैक्ट होता है। ओके, तो सारे प्रिंसिपल्स देखिए मैंने लिखे हुए हैं। अभी ऑप्शन बी आपका राइट हो गया। देखिए इधर एक तरफ मिल के नाम लिखे हुए हैं, एक तरफ इनके प्रिंसिपल्स एक्शंस लिखे हुए हैं, एक तरफ प्रोडक्ट साइज, यूज और किसके लिए यूज नहीं करेंगे। ओके, देखिए कटर मिल में क्या होता है, कटिंग होता है ना। रोलर मिल में कंप्रेशन, हैमर मिल में इम्पैक्ट, डिसइंटीग्रेशन में भी इम्पैक्ट है। बाकी फ्लूइड एनर्जी मिल, बॉल मिल, इनमें इम्पैक्ट एंड एट्रिशन होता है। तो एक बार देखिए कटर मिल का जो है प्रोडक्ट साइज 20 to 80 मैश होता है। किसका, कटर मिल का प्रोडक्ट साइज। और कटर मिल इज यूज्ड फॉर फाइब्रस क्रूड एनिमल एंड वेजिटेबल ड्रग्स के लिए। फाइब्रस ड्रग जो होगी ना, क्रूड ड्रग होगी, है ना। नॉट यूज्ड फॉर, किसके लिए यूज नहीं करेंगे, फ्राइबल मटेरियल्स जो होते हैं ना, उनके लिए कटर मिल इज नॉट यूज्ड फॉर फ्राइबल मटेरियल्स। फिर आपका है रोलर मिल। रोलर मिल में क्या आपका प्रिंसिपल है, कंप्रेशन होता है। इसका प्रोडक्ट साइज है 20 to 200 मैश होता है। रोलर मिल इज यूज्ड फॉर सॉफ्ट मटेरियल एंड रोलर मिल इज नॉट यूज्ड फॉर अब्रेसिव मटेरियल्स। ओके, हैमर मिल का प्रिंसिपल इम्पैक्ट बताया, जो डिसइंटीग्रेटर का, दोनों का प्रिंसिपल इम्पैक्ट है। प्रोडक्ट साइज ऑफ हैमर मिल इज 4 to 325 मैश। हैमर मिल इज यूज्ड फॉर ऑलमोस्ट ऑल ड्रग, सभी ड्रग के लिए हैमर मिल यूज कर लेंगे। बट हैमर मिल इज नॉट यूज्ड फॉर एब्रेसिव मटेरियल के लिए रोलर मिल भी यूज नहीं करते और हैमर मिल भी यूज नहीं करेंगे। डिसइंटीग्रेशन का प्रिंसिपल सेम है जैसा आपका हैमर मिल का है, इम्पैक्ट। डिसइंटीग्रेशन का प्रोडक्ट साइज सेम है जैसा कटर मिल का है, 20 to 80 मैश। और डिसइंटीग्रेशन जो है, डिसइंटीग्रेटर यूज़ करेंगे ऑलमोस्ट ऑल ड्रग इंक्लूडिंग वेरी हार्ड ड्रग, जो बहुत हार्ड ड्रग हुई उनके लिए भी यूज़ करेंगे। एंड नॉट यूज्ड फॉर सॉफ्ट एंड स्टिकी मटेरियल्स जो होते हैं उनके लिए डिसइंटीग्रेटर यूज़ नहीं किया जाएगा। फिर आपकी बॉल मिल है, फ्लूइड एनर्जी मिल है और एजिरनल मिल है। बॉल मिल और फ्लूइड एनर्जी मिल दोनों का प्रिंसिपल क्या है, इम्पैक्ट एंड एट्रिशन होता है। प्रोडक्ट साइज 20 to 200 मैश होता है बॉल मिल का, और फ्लूइड एनर्जी मिल का 1 to 30 माइक्रोन में है, इसका ध्यान रखना है। इसलिए इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसका अलग है ना, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका फ्लूइड एनर्जी मिल का प्रोडक्ट साइज। और किसके लिए यूज़ करेंगे, बॉल मिल इज यूज फॉर ब्रिटल ड्रग्स, है ना। बी से बॉल मिल, बी से ब्रिटल के लिए यूज़ करेंगे। एंड बॉल मिल इज नॉट यूज फॉर सॉफ्ट मटेरियल्स के लिए यूज़ नहीं करेंगे। फ्लूइड एनर्जी मिल इज यूज्ड फॉर मॉडरेटली हार्ड एंड फ्राइबल मटेरियल एंड फ्लूइड एनर्जी मिल इज नॉट यूज्ड फॉर सॉफ्ट एंड स्टिकी मटेरियल्स के लिए यूज़ नहीं करेंगे। जैसे डिसइंटीग्रेटर को भी सॉफ्ट एंड स्टिकी मटेरियल्स के लिए यूज़ नहीं कर रहे थे। एजिरनल मिल में क्रशिंग एंड शेयरिंग प्रिंसिपल होता है। प्रोडक्ट साइज होता है 20 to 80 मैश होता है। और जो एजिरनल मिल है ऑलमोस्ट ऑल ड्रग्स के लिए यूज़ करोगे, जैसे आपने हैमर मिल को करा, है ना। और ये यूज़ नहीं करेंगे स्टिकी मटेरियल्स के लिए, आपका एजिरनल मिल यूज़ नहीं किया जाएगा। तो ये देखिए मिल के प्रिंसिपल तो याद करने ही करनी है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी प्रोडक्ट साइज भी बन जाता है, जैसे आपका फ्लूइड एनर्जी मिल का पूछते हैं, है ना, किसके लिए यूज़ करेंगे किसके लिए यूज़ नहीं करेंगे ना, तो आपने को वैसे पता सारा ही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेडिएशन ऑब्टेन फ्रॉम रेडियो एक्टिव कंपाउंड। से रेडिएशन ऑब्टेन होती है ना, कौन कौन सी होती है, बीटा होती है, बिल्कुल होती है, गामा होती है, अल्फा होती है, एप्सिलॉन होती है, क्या बताइए। एप्सिलॉन कोई रेडिएशन नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजियोडीमा इज द एडवर्स ड्रग रिएक्शन अफेक्टिंग द। देखिए एडवर्स ड्रग रिएक्शन में एंजियोडीमा आता है, इसमें क्या अफेक्ट होता है बताइए। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट अफेक्ट होता है, लीवर, पैंक्रियाज या स्किन। तो इसमें क्या होता है, स्किन अफेक्ट होता है आपका, है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। एंजियोडीमा में क्या होता है, स्वेलिंग होता है, डीपर लेयर ऑफ स्किन। स्किन की जो डीपर लेयर होती है ना वो स्वेल हो जाती है, कोज बाय बिल्डअप, उनमें ना फ्लूइड बिल्डअप हो जाता है, उसकी वजह से स्किन स्वेल हो जाती है। नेक्स्ट है, लिक्विड मेम्ब्रेन सिस्टम को क्या कहेंगे, और ऑल्सो कोल्ड एज एक्वासोम्स कहेंगे, नैनो कैप्सूल्स कहेंगे, मल्टीपल इमल्शंस कहेंगे, वीरोसोम्स कहेंगे। लिक्विड मेम्ब्रेन सिस्टम और ऑल्सो कोल्ड एज मल्टीपल इमल्शंस, क्या कहेंगे, मल्टीपल इमल्शंस। ओके, नेक्स्ट कन्वेक्टिव मिक्सिंग इज ऑल्सो कोल्ड एज। कन्वेक्टिव मिक्सिंग को और क्या कहोगे, डिफ्यूजिव मिक्सिंग कहोगे, शेयर मिक्सिंग कहोगे, माइक्रो या मैक्रो मिक्सिंग कहोगे, है ना। तो देखिए कन्वेक्टिव मिक्सिंग जो है इसके बारे में लिखा हुआ है, ये कन्वेक्टिव मिक्सिंग को मैक्रो मिक्सिंग कहेंगे। ओके, क्या कहेंगे, मैक्रो मिक्सिंग। इट इज कन्वेक्टिव मिक्सिंग इज ऑल्सो नोन एज मैक्रो मिक्सिंग। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा, मैक्रो मिक्सिंग। ओके,
कन्वेक्टिव मिक्सिंग इज ऑल्सो नोन एज मैक्रो मिक्सिंग, ऑप्शन डी। देखिए प्रिंसिपल मैकेनिज्म होता है सॉलिड सॉलिड मिक्सिंग में, कौन कौन से होते हैं सॉलिड सॉलिड की मिक्सिंग में, जैसे आपके पाउडर्स की मिक्सिंग के लिए है ना, कन्वेक्टिव मिक्सिंग होता है, डिफ्यूजिव मिक्सिंग होता है और आपका शेयर मिक्सिंग होता है। कन्वेक्टिव मिक्सिंग को मैक्रो मिक्सिंग कहते हैं, जो आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है। डिफ्यूजिव मिक्सिंग को माइक्रो मिक्सिंग कहता है। कन्वेक्टिव मिक्सिंग को मैक्रो मिक्सिंग कहेंगे और डिफ्यूजिव मिक्सिंग को माइक्रो मिक्सिंग कहेंगे। और ओके ध्यान रखना। नेक्स्ट है रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। देखिए एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन होती है टू गिव ए सोल्ट एंड वाटर, है ना। देखिए एसिड है आपका, जैसे आपका कोई भी एसिड ले लीजिए CH3COOH है ना, एसिटिक एसिड, या फिर HCl ले लीजिए, है ना। तो एसिड एंड बेस NaOH ले लीजिए, सॉल्ट एंड वाटर बनेगा, NaCl बन जाएगा प्लस H2O वाटर बन जाएगा। तो कह रहे एसिड एंड बेस के बीच में रिएक्शन होगी टू गिव ए सॉल्ट एंड वाटर इज नोन एज, कैसी रिएक्शन है ये, न्यूक्लियोफिलिक है, डबल डिकम्पोजिशन है, कंबशन है या न्यूट्रलाइजेशन। देखिए इस टाइप की केमिस्ट्री के बेसिक क्वेश्चन भी RRB में पूछे जाते हैं। ओके तो इस टाइप का ना बेसिक आपको केमिस्ट्री का बेसिक पता होना चाहिए। ओके तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्कोहल रिएक्ट विद कार्बोक्सिलिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ इनऑर्गेनिक एसिड टू फॉर्म। अल्कोहल जो है आपका ROH है ना, ये रिएक्ट करे कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH। तो कह रहे हैं कि इन द प्रेजेंस ऑफ इनऑर्गेनिक एसिड टू फॉर्म, तो इससे क्या बनेगा, है ना, अल्कोहल और एसिड जुड़े, है ना, तो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा, तो क्या बनेगा RCOOR, है ना, ये बनेगा ना। तो इसमें देखिए मेरी केमिस्ट्री जो है इतनी अच्छी नहीं है, तो आप देख लेना कुछ गलती हो तो इसमें। ओके तो इसमें जो है क्या बनेगा, अमाइड बनेगा। तो ये अमाइड तो नहीं लग रहा, एस्टर है, एल्डिहाइड है या ईथर है, तो क्या है ये भाई देख लो। तो ये एस्टर है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा एस्टर। नेक्स्ट है इसमें लिखा हुआ है कंपाउंड फाउंड बाय रिएक्शन ऑफ अल्कोहल एंड एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड इज एस्टर। नेक्स्ट है चैप्टर 3 ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक 1940 एंड रूल्स 1945। देखिए ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट कब आया, 1940 में आया। इसके रूल्स कब आए, 1945 में आए, ध्यान रखना है। तो एक्ट और उनके ईयर भी इंपॉर्टेंट है। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 में आए, इसके रूल्स 1945 में आए। कह रहे इसका चैप्टर 3 जो होता है गिव्स इन्फॉर्मेशन, किसके बारे में इन्फॉर्मेशन देता है। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो है इसके डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स हैं। आपसे चैप्टर नंबर 3 के बारे में पूछा है। देखिए DTAB ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ DTAB, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी एंड ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी, इन सबकी कॉन्स्टिट्यूशन जो होती है ना वो तो आपका चैप्टर नंबर 2 में आती है। चैप्टर नंबर 3 में क्या आएगा ये बताना है। मैन्युफैक्चर सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स, ये आपका चैप्टर नंबर 4 में आता है। चैप्टर नंबर 3 में आएगा इंपोर्ट ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स, ऑप्शन सी हो जाएगा। इंपोर्ट ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स है ना, वो आपका चैप्टर नंबर 3 में आएगा। चैप्टर नंबर 4 में मैंने आपको बता दिया मैन्युफैक्चरिंग सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स। एंड आपका जो है प्रोविजंस रिलेटेड टू आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी ड्रग्स, ये आपका 4A में आएगा। और चैप्टर नंबर 5 इज मिसलेनियस। चैप्टर नंबर जो 1 रह गया 1 इंट्रोडक्टरी होता है, इंट्रोडक्शन होता है ना। तो ये चैप्टर्स हैं आपके ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के, डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स हैं, तो इंपॉर्टेंट है। देखिए आपका जो है ये प्रीवियस पेपर है, तो आप इसको देख के चलिए कैसे क्या क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए। ठीक है तो आपके जो है चैप्टर नंबर 3 में क्या आ गया, क्या आ गया, इंपोर्ट ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स आ गया ना। तो देखिए अभी मैंने लिखा भी हुआ है इसमें, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो है इट इज़ डिवाइडेड इनटू 5 चैप्टर्स एंड 18 पार्ट्स, है ना। तो इसके 5 चैप्टर्स, आपके फार्मेसी एक्ट में भी 5 चैप्टर है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में भी 5 चैप्टर्स है। तो फर्स्ट में इंट्रोडक्शन आ गया। चैप्टर नंबर 2 में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ DTAB ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी है, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, इन सबकी कॉन्स्टिट्यूशन आती है। चैप्टर नंबर 3 में इंपोर्ट ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स आएगा। चैप्टर नंबर 4 में मैन्युफैक्चरिंग सेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स। 4A में क्या आएगा, प्रोविजंस रिलेटेड टू आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी ड्रग्स। चैप्टर 5 इज मिसलेनियस, जो बच्चे कुछ रह जाते हैं ना वो चैप्टर नंबर 5 में आ जाएंगे। तो ये है हमारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के 5 चैप्टर्स के बारे में, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका रेलवे में आया 2019 में। उसके बाद आपके रिसेंटली जो 2023 में एम्स में एग्जाम हुए थे ना, तो ये वाला क्वेश्चन आई थिंक एम्स पटना में चैप्टर नंबर 3, हाँ एम्स पटना में पूछा गया था चैप्टर 3 के बारे में। हाँ नहीं तो लैसिथिन इज एन एग्जाम्पल 4। तो लैसिथिन किसका एग्जाम्पल होता है, फिनोलिक टाइप के एंटीऑक्सीडेंट है, क्विनोलिन टाइप के एंटीऑक्सीडेंट है, ऑर्गेनिक एसिड अल्कोहल एंड एस्टर्स है, अमीन टाइप के एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। लैसिथिन पढ़ते ना, लैसिथिन जो आपकी किस में आता है, ये फॉस्फोलिपिड्स में। मैंने आपको लिपिड्स के बारे में पढ़ाया तो उसमें बताया था फॉस्फो जो आपके कंपाउंड लिपिड्स होते हैं, है ना, तो उसमें फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं, है ना। तो फॉस्फोलिपिड्स में हमारा लैसिथिन और सिफेलिन आया था, है ना। तो लैसिथिन इज एन एग्जाम्पल 4। तो क्या है ये देखिए एक टाइप का क्या होता है, अमीन टाइप का क्या होता है, ये आपका एंटीऑक्सीडेंट होता है।
ओके, ऑप्शन डी हो जाएगा। जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट इज कॉमनली नोन एज, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिनोनिम्स तो इंपॉर्टेंट है ही हैं, मतलब कि बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से और मतलब ईजी होते हैं क्वेश्चन, है ना। सोडियम बाइकार्बोनेट इज कॉमनली नोन एज, देखिए कॉस्टिक सोडा NaOH होता है आप लोगों का, सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना। रोचेलस सोल्ट होता है सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट, सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट होता है। और बेकिंग सोडा आपका आंसर हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट, है ना। और इप्सम सोल्ट क्या होता है बताइए, मैग्नीशियम सल्फेट होता है। इप्सम सोल्ट क्या है, मैग्नीशियम सल्फेट होता है। ओके, तो सोडियम बाइकार्बोनेट आपका क्या होगा, बेकिंग सोडा, ऑप्शन सी, है ना। बाकी कॉस्टिक सोडा NaOH, रोचेलस सोल्ट सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट, इप्सम सोल्ट इज मैग्नीशियम सल्फेट, एक सोडियम सल्फेट होता है दैट इज ग्लोबर सोल्ट। सोडियम सल्फेट क्या होता है, ग्लोबर सोल्ट। नेक्स्ट है इलेक्ट्रो रिड्यूसिबल सब्सटेंस कैन बी डिटरमाइंड बाय, इलेक्ट्रो रिड्यूसिबल सब्सटेंस को डिटरमाइन करोगे किससे, एम्पीरोमेट्री से, पोटेंशियोमेट्री से, कैलोरीमेट्री से, कंडक्टोमेट्री से। इलेक्ट्रो रिड्यूसिबल सब्सटेंस कैन बी डिटरमाइंड बाय, तो ये देखिए एम्पीरोमेट्री हो जाएगा। ओके, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनी अनडिजायरेबल चेंज इन द फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल फीचर ऑफ एयर, लैंड एंड वाटर इज कॉल्ड। देखिए कोई भी अनडिजायरेबल चेंज होता है फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल फीचर्स ऑफ द एयर, लैंड एंड वाटर, तो उसे क्या कहेंगे, इकोसिस्टम कहोगे, पोल्यूशन, इकोलॉजी, पोल्यूटेंट्स, तो ये पोल्यूशन कहेंगे, क्या कहेंगे, पोल्यूशन। ओके, जैसे इंटरनेशनली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ मेजरिंग ओबेसिटी, है ना, ओबेसिटी जो होता है उसको मेजर करने के लिए इंटरनेशनली एक्सेप्टेड मेथड कौन सा है, बॉडी मास इंडेक्स है, पॉन्ड्रल इंडेक्स है, सुलीवन इंडेक्स या एच इंडेक्स। देखिए किस टाइप के इंडेक्स ये दिए हुए हैं, इस टाइप से देखिए। तो आपका जो ये, तो आपका जो ओबेसिटी को मेजर करने के लिए आपका बॉडी मास इंडेक्स होता है, देखिए इंपॉर्टेंट है ये बॉडी मास इंडेक्स, BMI वाला ना, आप इसको पढ़ लेना अच्छे से, कहीं से भी जहाँ पे भी टॉपिक मिले आप इसको पढ़ डालिए, क्योंकि ये ना इंपॉर्टेंट टॉपिक है BMI वाला, है ना। मेरे को भी अगर टॉपिक मिला तो मैं इसके ऊपर आपको एक वीडियो बना के दूँगी, क्योंकि ना देखिए ये क्वेश्चन BMI वाला आपका रेलवे में आया, और आई थिंक मेरे हिसाब से ESIC में भी ये BMI वाला पूछा था, और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग दिस इज आस्क्ड इसमें आई थिंक अभी जो एम्स में हुआ था ना, एम्स पटना, उसमें ये BMI का फॉर्मूला पूछा हुआ था, इस टाइप से था। और उसके बाद ये वही क्वेश्चन एम्स पटना वाला एक एग्जाम में और रिपीट हो गया, OMCL का था उड़ीसा में, इस टाइप से, या फिर एक मतलब कि था पेपर एक में हो रहा था। तो मतलब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये जो है आप बॉडी मास इंडेक्स वाला आप इसको पढ़ लेना। ओके, तो ऑप्शन जो है ए हो जाएगा। तो ये बाकी के दिए हुए ना इसमें पॉन्ड्रल इंडेक्स, ये देखिए क्या होता है, ये पॉन्ड्रल इंडेक्स क्या है, वेट हाइट रिलेटेड पैरामीटर होता है, ये वेट हाइट रिलेटेड पैरामीटर होता है, दैट इज मेनली यूज टू असेस द पैटर्न ऑफ फीटल ग्रोथ इन स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज इन्फेंट्स में। ओके, तो इसके लिए इसको यूज करते हैं। फिर ये क्या, सुलीवन इंडेक्स क्या होता है, ये होता है देखिए ऑल्सो नोन एज डिसेबिलिटी फ्री लाइफ एक्सपेक्टेंसी, DFLE, डिसेबिलिटी फ्री लाइफ एक्सपेक्टेंसी होता है, इज ए मेथड टू कंप्यूट लाइफ एक्सपेक्टेंसी फ्री ऑफ डिसेबिलिटी। ओके, तो ये सुलीवन इंडेक्स के बारे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर देयर इन ह्यूमन बींग्स, तो कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 पेयर्स पढ़ते हो, 23 पेयर्स, टोटल कितने होते हैं, अभी ऑप्शन देखो आपसे टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इसमें दिए हुए हैं, तो 23 पेयर्स कह दो या फिर 46 क्रोमोसोम्स कह दो। ओके, 23 पेयर है ना, पेयर है तो मतलब कि टोटल कितने हो गए, 46 हो गए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्पिरिन शुड बी यूज्ड विद कॉशन इन, देखिए एस्पिरिन जो है वो किस में जो यूज़ करनी चाहिए क्वेश्चन से, देखिए फीवर, तो फीवर में तो एस्पिरिन दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अस्थमा, हेडेक या टैकीकार्डिया, देखिए अस्थमा, देखिए एस्पिरिन अस्थमा भी इंड्यूस कराती है, एस्पिरिन इंड्यूस अस्थमा आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना, क्योंकि एस्पिरिन जो होती है क्या होती है, आपकी कोक्स जो है आपका कोक्स को इनिबिट करेगी, है ना। तो देखिए कोक्स साइक्लोऑक्सीजनेज को इनिबिट करती है ना, तो लेकिन जो लिपोऑक्सीजनेज है वो तो इनिबिट नहीं होता, तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आपका लिपोऑक्सीजनेज काम करेगा, है ना। तो ये कोक्स की इनिबिशन की वजह से क्या होता है, एस्पिरिन से अस्थमा भी इंड्यूस हो जाता है ना। तो आपका जो एस्पिरिन शुड बी यूज्ड विद कॉशन इन अस्थमा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के बारे में अभी तो हमने एक क्वेश्चन देखा था, तो जूरिस्प्रूडेंस तो इंपॉर्टेंट है ही है, जूरिस्प्रूडेंस तो मतलब कि आपका क्वेश्चन बनना ही बनना है जूरिस्प्रूडेंस से। देखिए अभी हमने चैप्टर्स पे क्वेश्चन देखा, आप क्वेश्चन किस पे आया है, एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल्स 1945 विच एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी यूज्ड टू ग्रांट अ लाइसेंस, देखिए एप्लीकेशन फॉर्म मतलब कि आपको अप्लाई करना है ना, फॉर मैन्युफैक्चरिंग, मतलब आपसे मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस पूछा है,
मैंने आपको लाइसेंस के बारे में पढ़ाया था, सेल लाइसेंस पढ़ाए थे, इंपोर्ट लाइसेंस बताए थे, मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस बताए थे। आपसे क्या पूछा है? मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस किसका? आयुर्वेदिक एंड यूनानी ड्रग्स होता है, आयुर्वेदिक सिद्धा यूनानी ड्रग्स के बारे में, है ना। देखिए कितनी चीज़ें काम की है इसमें। एक तो एप्लीकेशन के लिए पूछा है, दूसरी क्या काम की चीज़ है कि भाई मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस चाहिए, तीसरा काम का चीज़ है आंसू, आयुर्वेदिक सिद्धा यूनानी के लिए चाहिए। 3 चीज़ें काम की हैं। ओके ठीक है। आयुर्वेदा सिद्धा एंड यूनानी के लिए पूछा आपसे, है ना। और एक आपका होम्योपैथिक ड्रग के लिए होता है, एक में अप्लाई करते हो, एक में लाइसेंस इशू होता है ना। तो मैंने आपको 24-25 याद करने के लिए बताया था, 24-25। ओके, अब इसमें COD लगाना है ना। तो देखिए होम्योपैथिक लास्ट में C आ रहा है तो यहाँ पर C लगा दो, बाकी इसमें D लगाना आपने, ठीक है। अब देखिए आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी के मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपने अप्लाई करना तो फॉर्म नंबर 24D, लाइसेंस इशू होगा फॉर्म नंबर 25D में। होम्योपैथिक ड्रग के लिए आपने अप्लाई करना है तो फॉर्म नंबर 24C, लाइसेंस इशू होगा फॉर्म नंबर 25C में। बिल्कुल सिंपल है ना। तो अभी आपसे पूछा है एप्लीकेशन, ये वाला अप्लाई वाला आयुर्वेद सिद्धा यूनानी के लिए मैन्युफैक्चरिंग के लिए 24D। सिंपल आंसर निकल के आया आप लोगों का। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, फॉर्म नंबर 24D हो जाएगा, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, फॉर्म नंबर 24D एप्लीकेशन के लिए लाइसेंस जो है आपका जो आयुर्वेदा सिद्धा एंड यूनानी ड्रग्स के लिए। ओके, तो मेरे हिसाब से क्लियर है आपको, मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस की बात हो रही है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ओके, देखिए मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस का मैंने थोड़ा सा इसमें लिखा भी हुआ है। देखिए लाइसेंस जो है इसमें मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस के बारे में बताए हुए हैं। एक तरफ लिखा हुआ है लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे, इसमें लाइसेंस इशू होगा। देखिए अदर देन दो स्पेसिफाइड इन शेड्यूल C-C1X की बात होती है, अदर देन C-C1X की बात होती है, तो आपने 24-25 याद रखना है। इसमें आपने 24-25 और 27-28 ही याद रखना है मैन्युफैक्चरिंग में ना। तो देखिए अदर देन दो स्पेसिफाइड इन शेड्यूल C-C1X के लिए 24-25 अप्लाई करेंगे, 24 में लाइसेंस इशू होगा 25 में। फिर अगर शेड्यूल X की ड्रग की बात होगी तो X की 24F में अप्लाई होगा, इश्यू होगा 25F में। C-C1 एक्सक्लूडिंग X की बात होगी तो 27 में अप्लाई करेंगे फॉर्म नंबर, और 28 फॉर्म नंबर में लाइसेंस इशू होगा। अब C-C1 के साथ में X इंक्लूड कर दिया, C-C1 एंड X, तो आपने 27-28 के साथ में B इंक्लूड करना पड़ेगा, है ना। 27B में अप्लाई करोगे, 28B में लाइसेंस इशू होगा, है ना। इसको 2-4 बार आप लिखोगे तो आपको याद हो जाएगा। बहुत ज़रूरी है ये फॉर्म नंबर याद करना, क्योंकि देखिए फॉर्म नंबर पे ना क्वेश्चन बनते हैं। ESIC में पूछा गया, रेलवे में पूछा गया, आपके जो है अभी एग्जामिनेशन जितने भी 2023 में बहुत से एग्जामिनेशन हुए हैं तो फॉर्म नंबर पर ना क्वेश्चन बन जाते हैं। ओके, होम्योपैथिक ड्रग के लिए मैंने आपको बता ही दिया, है ना। होम्योपैथिक और आयुर्वेद सिद्धा यूनानी के लिए 24-25 आप लोगों ने याद रखना है। होम्योपैथिक में लास्ट में C आ रहा है तो आपने C लगा देना, बाकी C के बाद D आता है तो इसमें D लगाओगे, है ना। तो इससे आप ये याद कर सकते हो होम्योपैथिक और आयुर्वेद सिद्धा यूनानी वाला। ओके, नेक्स्ट तो ये समझ आ गया होगा मेरे हिसाब से आप लोगों को, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कैप्सिड इज प्रेजेंट इन, तो कैप्सिड जो है कहाँ प्रेजेंट होता है? फंजाई में, वायरस में, बैक्टीरिया में, प्रोटोजोआ में। तो कैप्सिड इज प्रेजेंट इन, तो कैप्सिड जो है कहाँ प्रेजेंट है आप लोगों का? तो ये वायरस जो होता है ना, वायरस में जो है कैप्सिड प्रेजेंट होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। कैप्सिड होता क्या? प्रोटीन शेल होता है वायरस का प्रोटीन कोट होता है कैप्सिड, एनक्लोजिंग इट्स जेनेटिक मटेरियल। ओके, इट कंसिस्ट ऑफ सेवर ओलिगोमेट्रिक मतलब कि रिपीटिंग स्ट्रक्चरल सब यूनिट मेड ऑफ प्रोटीन कॉल्ड प्रोटोमर्स। ओके, तो कैप्सिड क्या होता है? ये प्रोटीन शेल होता है वायरस का। नेक्स्ट, कैल्सिटोनिन सिक्रेटेड बाय, तो हॉर्मोन्स, तो भाई देखो हॉर्मोन्स पे तो क्वेश्चन बनता ही बनता है ना। तो मैंने आपको बहुत अच्छे से हॉर्मोन्स भी करा रखे हैं। कैल्सिटोनिन सिक्रेटेड बाय, देखिए कैल्सिटोनिन पैराथायरॉयड ग्लैंड से PTH पैराथॉर्मोन्स रिलीज होता है जो कैल्शियम के लेवल को रेगुलेट करते हैं ना। पैराथॉर्मोन्स कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज कराते हैं पैराथॉर्मोन्स। ओके, फिर एड्रिनल ग्लैंड क्या होते हैं? जैसे किडनी होती है ना, आपकी किडनी, 2 किडनी होती है, 2 ही एड्रिनल ग्लैंड होती है। तो किडनी के ऊपर है तो इनको सुपरा रीनल ग्लैंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुपरा रीनल ग्लैंड भी इनको बोला जाता है क्योंकि किडनी के ऊपर प्रेजेंट है ना। तो एड्रिनल ग्लैंड का कोर्टेक्स वाला पार्ट है, मेडुला वाला पार्ट है। कोर्टेक्स से तो मिनरलोकोर्टिकोड, ग्लूकोकोर्टिकोड, सेक्सस्टेरॉइड्स हार्मोन सीक्रेट होते हैं, और जो मेडुला वाला पार्ट है उसे एड्रिनल और नोरएड्रिनल आप लोग पढ़ते हो, है ना। सारा हार्मोन्स आपने पढ़ा हुआ है। ओके, तो कैल्सिटोनिन तो नहीं आ रहा, यहाँ से दोनों काट दो। थाइमस ग्लैंड से भी नहीं होता आपका। थायराइड ग्लैंड से तो अब आप सोचोगे T3 T4 पड़ा हुआ है। देखिए कैल्सिटोनिन भी थायराइड ग्लैंड का ही हार्मोन है। ओके, थायराइड ग्लैंड के 3 हार्मोन होता है, T3 T4 तो होता है, साथ में कैल्सिटोनिन भी होता है जो कैल्शियम के लेवल को रेगुलेट करे, कैल्शियम के लेवल को कम कराता है कैल्सिटोनिन। देखिए PTH तो आपके कैल्शियम के लेवल को बढ़ा रहा है, PTH तो पैराथॉर्मोन, तो इसके ऑपोजिट काम आपका कैल्सिटोनिन करेगा, कैल्शियम के लेवल को कम कराएगा। ओके,
क्या करेगा, कैल्सिटोनिन कैल्शियम के लेवल को कम कराता है, ऑपोजिट काम है, ध्यान रखना। ओके, तो हॉर्मोन्स का वीडियो आपको मिल जाएगा, आप प्लेलिस्ट चेक करना फार्माकोलॉजी की। ओके, क्लियर है इसका आपको। देखिए कैल्सिटोनिन क्या है, 32 अमीनो एसिड पेप्टाइड हार्मोन सिक्रेटेड बाय पैराफोलिकुलर सेल्स, जो सी सेल्स होती है थायराइड ग्लैंड्स की, वहाँ से आपका कैल्सिटोनिन सिक्रेट होता है। इट एक्ट्स टू रिड्यूस ब्लड कैल्शियम, कैल्शियम को कम कराएगा ये, अपोजिंग द इफेक्ट ऑफ पैराथॉर्मोन्स का इफेक्ट को अपोज करेगा। पैराथॉर्मोन्स कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज कराते हैं, कैल्सिटोनिन कैल्शियम के लेवल को डिक्रीज करा रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा इनटू एन अडल्ट थ्रू द ड्रास्टिक चेंज इज कॉल्ड। देखिए इस टाइप के बेसिक क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे एग्जामिनेशन में। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा इनटू एन अडल्ट थ्रू ड्रास्टिक चेंज, मेटामॉर्फोसिस, मीनोपॉज, रिवर्स ऑस्मोसिस, बडिंग। तो क्या कहोगे इसे, मेटामॉर्फोसिस। क्या कहोगे, मेटामॉर्फोसिस, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है अंडर विच शेड्यूल, शेड्यूल पे क्वेश्चन ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अपना एग्जाम हो गवर्नमेंट फार्मासिस्ट का और आपका शेड्यूल पे क्वेश्चन ना बने, ऐसा तो मेरे हिसाब से तो हो ही नहीं सकता है ना। शेड्यूल्स पे क्वेश्चन तो बनने ही बनने, और बिल्कुल ना एक तरीके से ना बहुत ही बिल्कुल सीधे क्वेश्चन होते हैं, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन होता है शेड्यूल्स का, आप कभी भी देखना है ना। अंडर विच शेड्यूल गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस ऑफ आयुर्वेदा, सिद्धा एंड फॉर ऑल यूनानी ड्रग्स आर डिस्क्राइब। देखिए अभी आपसे पूछा जीएमपी के लिए, किसके लिए, जीएमपी के लिए। देखिए वैसे तो जीएमपी के लिए शेड्यूल एम पढ़ते हो आप लोग, लेकिन बात हो आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी की जीएमपी की, तो कौन सा शेड्यूल आएगा अब ये बता दो। अगर शेड्यूल वाला मेरा वीडियो आप लोगों ने देखा है ना, तो ये क्वेश्चन तो गलत मतलब कि कर ही नहीं सकते आप, किसी भी तरीके से चाहो तो भी गलत नहीं कर सकते अगर आप लोगों ने मेरा शेड्यूल का वीडियो देखा है तो। देखिए शेड्यूल जेड, शेड्यूल था क्या, था ही नहीं। टी वाला एस या एम, शेड्यूल एस किसका था, एस, शेड्यूल एस स्टैंडर्ड फॉर कोस ऐसा रहा ना इसमें, कॉस्मेटिक्स, स्टैंडर्ड फॉर कॉस्मेटिक्स। एम में आपका जीएमपी। देखिए ऑप्शन में जानबूझ के आपको कंफ्यूज करने के लिए शेड्यूल एम दिया है ना, क्योंकि बच्चा ना जीएमपी देखते ही एम टिक करके आएगा। मतलब बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने जीएमपी देखा जब ये 2019 वाला पेपर हुआ था, है ना, तो मतलब कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस देखते ही उन्होंने क्या करा, शेड्यूल एम टिक कर दिया, है ना। तो आपका जो है, लेकिन ये तो पढ़ो कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस आयुर्वेदा, सिद्धा एंड यूनानी की बात हो रही है, तो शेड्यूल एम नहीं होता, शेड्यूल टी होता है। अगर जीएमपी की बात होगी आयुर्वेदा, सिद्धा एंड यूनानी के लिए, तो आप लोग क्या करोगे, शेड्यूल टी करोगे। बाकी एक आपने M1, M2, M3 भी पढ़ा होगा, M1, M2 और M3 की भी आपको याद होगा, है ना। HCM मैंने आपको बता रखा है ना। GMP होम्योपैथिक प्रेपरेशंस के लिए, GMP कॉस्मेटिक्स के लिए, GMP मेडिकल डिवाइसेस के लिए HCM से बता रखा है ना। GMP फॉर होम्योपैथिक प्रेपरेशन शेड्यूल M1, GMP फॉर कॉस्मेटिक्स M2, GMP फॉर मेडिकल डिवाइसेस M3, ये भी आप याद रखना इंपॉर्टेंट है। और आपकी आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी की बात तो मैंने आपको बताई दी, GMP के लिए शेड्यूल टी हो गया। ओके, नेक्स्ट है कॉमनली यूज स्पाइस, क्लोव, क्लोव, क्लोव मतलब लौंग, क्लोव, यूजीनिया, कैरियोफाइलेसियस, कैरियोफाइलेसियस। क्लोव की फैमिली बता दो बहुत जल्दी से, क्लोव की फैमिली क्या होती है, क्लोव की फैमिली क्या बता रखी है, मिर्टेसी। क्लोव की फैमिली क्या है, मिर्टेसी। एक मेरे हिसाब से ना यूकलिप्टस ऑयल जो है उसकी फैमिली भी आई थिंक मिर्टेसी है ना, हाँ शायद मेरे हिसाब से, देखना आप लोग है ना। यूकलिप्टस ऑयल जो उसकी फैमिली भी मिर्टेसी जो क्लोव की है, देखना इफ़ आई एम रोंग मेरे को करेक्ट करना कि शायद मिर्टेसी है या नहीं है, देखना आप लोगों के। तो क्लोव की फैमिली क्या है, मिर्टेसी होती है। यूजीनिया कैरियोफाइलेसिस क्लोव का सोर्स होता है। क्लोव का जो पार्ट होता है ना, वही तो पूछा हुआ आप लोगों से ना, पार्ट ही पूछा हुआ है। हाँ, फ्लावर बड, राइजोम, रूट या लीफ। तो क्लोव का ना फ्लावर बड होता है, कौन सा पार्ट, फ्लावर बड यूज होता है। फ्लावर बड ऑफ द यूजीनिया कैरियोफाइलेसिस क्लोव की फैमिली मिर्टेसी होती है। कौन सी, मिर्टेसी क्लोव की फैमिली। क्लोव में ना यूजिनोल प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट है क्लोव में, यूजिनोल, यूजिनोल होता है क्लोव में, जो होता है यूजिनोल, यूजिनोल प्रेजेंट होता है। वोलेटाइल ऑयल्स वाले ड्रग जब आप लोग पढ़ते हो उसमें आपका क्लोव आता है। क्लोव में 70 to 90% तक यूजिनोल प्रेजेंट होता है ना। क्लोव में, तुलसी में भी यूजिनोल प्रेजेंट है, क्लोव में भी आपका क्या है, यूजिनोल प्रेजेंट होता है। और क्लोव का पार्ट जो है फ्लावर बड होता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। और क्लोव के बारे में एक दो बात और लिखी हुई है कि क्लोव में ना एनोमोसिटिक स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। और क्लोव की ना एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक क्या है, अवॉइडेंट साइजोलाइसिजिनस ऑयल ग्लैंड्स प्रेजेंट है क्लोव में। क्लस्टर क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट प्रेजेंट है क्लोव में। क्लोव की फैमिली मैंने आपको मिर्टेसी बता दी। क्लोव में यूजिनोल बता दिया 70 to 90%। क्लोव डू नॉट कंटेन स्टार्च, क्लोव में स्टार्च जो है वो प्रेजेंट नहीं है।
हैं, है ना, कि क्लोव की इंपॉर्टेंट बातें हैं। नेक्स्ट, बाय विच बॉन्ड अमीनो एसिड आर जॉइंट टुगेदर, अमीनो एसिड जुड़ रहे हैं कौन से बॉन्ड से, तो आपको बता दोगे ऑप्शन में, तो जुड़ के बनाएंगे क्या, अमीनो एसिड जुड़ गया, अमीनो एसिड, तो अमीनो एसिड क्या बनाएंगे, प्रोटीन बनाएंगे। प्रोटीन आर द पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड, है ना, अमीनो एसिड आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स किससे मिलके बने होते हैं, अमीनो एसिड से मिलके क्या बनते हैं, प्रोटीन्स बनते हैं, है ना। जैसे आपका इंसुलिन क्या है, प्रोटीन है, तो इंसुलिन में 51 अमीनो एसिड्स होते हैं, चेन ए में 21, चेन बी में 30 अमीनो एसिड, है ना, आपने सारा पढ़ा हुआ है। तो अमीनो एसिड के बीच में बॉन्ड कौन सा है, कौन से बॉन्ड से अमीनो एसिड जुड़ रहे हैं, डायपोल आयोनिक हाइड्रोजन अमाइड। देखिए आपने क्या पढ़ा है, अमीनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड पड़ा हुआ है मेरे हिसाब से ना, अमीनो एसिड के बीच में क्या पेप्टाइड बॉन्ड है, उस पेप्टाइड बॉन्ड को ही अमाइड बॉन्ड कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड को ही क्या कहते हैं, अमाइड बॉन्ड कहते हैं। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ओके, देखिए पेप्टाइड बॉन्ड जॉइन द अमीनो एसिड को जॉइन करेगा पेप्टाइड बॉन्ड, है ना, जिसको आपने अमाइड बॉन्ड भी कह सकते हो। पेप्टाइड बॉन्ड ऑल्सो रेफर टू एज अमाइड बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द अल्फा नाइट्रोजन एटम, एक अमीनो एसिड का तो नाइट्रोजन एटम होता है और दूसरे का कार्बोनाइल कार्बन होता है। ओके, तो ये अमीनो एसिड आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू, इसे अमाइड बॉन्ड भी कह सकते हैं। ओके, तो एक अमीनो एसिड का तो क्या बता दिया, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा और दूसरे का अमीनो ग्रुप होता है ना, और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है और ये अमीनो एसिड ज्वाइन हो जाता है, पेप्टाइड बॉन्ड बनता है आप लोगों का इसका, अमीनो एसिड्स का, और अमीनो एसिड जुड़ के क्या बनाएंगे, प्रोटीन बनाते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन में बहुत बार आया है कि भाई आप प्रोटीन्स किससे मिल अमीनो मतलब कि प्रोटीन किस अमीनो एसिड मिलके क्या बनाएंगे, है ना, प्रोटीन्स किसके बने, तो प्रोटीन सारा पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स, है ना, तो ध्यान रखना है। ओके, तो इसमें जो है हमारे 25 क्वेश्चन हो गए। इनकॉर्पोरेटेड इनटू अ पॉलीमर टू एनहेंस द, फिलर्स जो होते हैं उनको पॉलीमर में इनकॉर्पोरेट करते हैं, किसको एनहेंस करने के लिए, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, थिकनेस, विस्कोसिटी या सोल्युबिलिटी। तो इसमें जो फिलर्स होते हैं पॉलीमर में जो इनकॉर्पोरेट किए जाते हैं, तो ये किए जाते हैं टू एनहेंस द मैकेनिकल स्ट्रेंथ। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CNG, CNG का फुल फॉर्म इन कंट्रोलिंग व्हीकल एयर पोल्यूशन। तो बिल्कुल सिंपल है, CNG का फुल फॉर्म तो पता ही है ना, क्या होता है, कंबाइंड होता है सी से, कंप्रेस्ड कॉमन, देख कंबाइंड नहीं होता, कंबाइंड वाले काट दो, जी से गैस है सब में, है ना, तो कॉमन भी नहीं होता, सी से होता है कंप्रेस्ड, मैंने ये काट दे, कंप्रेस नहीं, ये कंबाइन वाला ऑप्शन काटो, है ना, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है, ऑप्शन बी। इस टाइप के बेसिक क्वेश्चन भी आपके रेलवे में पूछे जाएंगे। मेरा स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, देखिए वैक्सीन BCG पे एक क्वेश्चन बना, अभी स्मॉल पॉक्स वैक्सीन आ गया, तो मतलब वैक्सीन जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लाइटली नहीं ले सकते, है ना, बहुत अच्छे से जहाँ से भी पढ़ा हुआ आपने पढ़िए, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़िए, वैक्सीन के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन हो सकती है उतनी कलेक्ट कीजिए, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। BCG वैक्सीन वाला पूछा हुआ था, स्मॉल पॉक्स का भी पूछ लिया। तो क्या है ये, बैक्टीरियल वैक्सीन है, टॉक्सोइड है, एंटी सीरम है या वायरल वैक्सीन है। तो स्मॉल पॉक्स वैक्सीन क्या है, हमारा एक टाइप का वायरल वैक्सीन है। क्या है, वायरल। तो कौन सी बैक्टीरियल वैक्सीन है, कौन सी वायरल वैक्सीन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो स्मॉल पॉक्स वैक्सीन क्या है, एक वायरल वैक्सीन है। स्मॉल पॉक्स क्या है, इन्फेक्शियस डिजीज कोज्ड बाय वेरियोला वायरस, है ना, जिसे स्मॉल पॉक्स वायरस भी कहते हैं, विच बिलोंग्स टू जीनस ऑर्थोपॉक्स वायरस। ओके, तो वैक्सीन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लो, क्योंकि वैक्सीन का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए वैक्सीन जो होते हैं, आर्टिफिशियली स्टिमुलेटेड एक्टिव इम्यूनाइजेशन इज अचीव बाय एडमिनिस्ट्रेशन यूजुअली बाय इंजेक्शंस ऑफ एंटीजेंस, मतलब वैक्सीन आपकी एंटीजेंस कंटेनिंग प्रेपरेशंस होती है ना। एंटीजन यूज्ड आर माइक्रोऑर्गेनिजम्स होते हैं या उनके प्रोडक्ट होते हैं, द प्रेपरेशन कंटेन देम आर नोन एज वैक्सीन। तो वैक्सीन क्या होती है, एंटीजन्स कंटेनिंग प्रेपरेशंस आर नोन एज वैक्सीन, से क्वेश्चन भी बन सकता है ना। वैक्सीन का प्रेपरेशन ऑफ एंटीजेनिक सब्सटेंस, वैक्सीन से डिफरेंट टाइप्स की होती है, आपकी बैक्टीरियल वैक्सीन है, वायरल वैक्सीन है, रिकेट्सियल वैक्सीन है, टॉक्सोइड्स भी होते हैं, ये डिफरेंट टाइप की वैक्सीन है। तो बहुत बार तो ये बन गया, जैसा अभी पूछा हुआ था स्मॉल पॉक्स वैक्सीन क्या है, किस टाइप की है, तो वायरल वैक्सीन है। तो BCG किस टाइप की है, बैक्टीरियल वैक्सीन है। तो एक तो क्वेश्चन बेसिक ही बनता है कि कौन सी बैक्टीरियल वैक्सीन है, कौन सी वायरल वैक्सीन है, कौन से टॉक्सोइड है, कौन सी रिकेट्सियल वैक्सीन है ना। टॉक्सोइड, बैक्टीरियल वैक्सीन, वायरल वैक्सीन और आपके रिकेट्सियल वैक्सीन। तो टॉक्सोइड्स जो होते हैं, टॉक्सोइड्स क्या होते हैं, दिस आर बैक्टीरियल एंड एक्सोटॉक्सिन्स होते हैं, मॉडिफाइड सो दैट देयर टॉक्सिटी तो डिस्ट्रॉय हो जाती है, रिड्यूस टू ए सेफ लेवल, है ना। ये क्या बैक्टीरिया के एक्सोटॉक्सिन्स होते हैं, इनको ऐसे मॉडिफाई किया गया क्योंकि जो टॉक्सिसिटी थी ना वो क्या होगी, डिस्ट्रॉय होगी या फिर वो रिड्यूस हो जाती है, कि अब वो ना मतलब कि हार्मफुल नहीं है, वो सेफ लेवल तक रिड्यूस हो जाती है। जो इसके एग्जांपल्स में टॉक्सोइड्स में डिप्थीरिया का आता है, टॉक्सोइड, टेटनस, देखिए डिप्थीरिया और टेटनस को तो बहुत बार आपने सुना होगा। टॉक्सोइड्स में स्टेफाइलोकोकस का भी है टॉक्सोइड, ठीक, 3 नाम याद कर लिए, DST डिप्थीरिया और टिटेनस और
स्टेफाइलोकोकस, है ना। ओके, तो ये टॉक्सोइड हो गए। बैक्टीरियल वैक्सीन होती है और वायरल वैक्सीन। बैक्टीरियल वैक्सीन में किल्ड होती है और लाइव अटेन्यूएटेड होती है। किल्ड बैक्टीरियल वैक्सीन और लाइव अटेन्यूएटेड बैक्टीरियल वैक्सीन। लाइव अटेन्यूएटेड में बीसीजी, बी से बैक्टीरियल, बी से बीसीजी मैं आपको बताती हूँ। लाइव अटेन्यूएटेड बैक्टीरियल वैक्सीन में बीसीजी आता है। किल्ड बैक्टीरियल वैक्सीन में कोलेरा आता है, पर्टूसिस आता है, प्लेग आता है, टीएबी टाइफॉइड, पैराटाइफॉइड ए एंड बी, फिर टीएबीसी टाइफॉइड, पैराटाइफॉइड ए बी एंड सी, ये सारी क्या है हमारी किल्ड बैक्टीरियल वैक्सीन है। और लाइव अटेन्यूएटेड में बीसीजी आया, किल्ड में कोलेरा, पर्टूसिस, प्लेग, पीपीसी मतलब कि पर्टूसिस, प्लेग, कोलेरा। फिर उसके बाद है टी से है 2, टाइफॉइड, पैराटाइफॉइड ए एंड बी, टाइफॉइड, पैराटाइफॉइड ए बी सी। ओके, तो ये बैक्टीरियल वैक्सीन हो गई जो किल्ड में प्लेग, पर्टूसिस, कोलेरा, है ना। उसके बाद है 2 टी से टाइफॉइड, पैराटाइफॉइड ए एंड बी, टाइफॉइड, पैराटाइफॉइड ए बी एंड सी। और लाइव अटेन्यूएटेड में तो एक ही आई, बीसीजी। फिर आपकी वायरल वैक्सीन, वायरल वैक्सीन में किल्ड है और लाइव अटेन्यूएटेड है। किल्ड में इन्फ्लुएंजा, मीजल्स, पोलियोमाइलिटिस, रेबीज। लाइव अटेन्यूएटेड में मीजल्स, पोलियोमाइलिटिस और येलो फीवर, स्मॉल पॉक्स, जो आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ था। स्मॉल पॉक्स क्या है, वायरल वैक्सीन है और लाइव अटेन्यूएटेड वायरल वैक्सीन में आता है ना। और बाकी पोलियो जो है इसका, ये देखिए आपका किल्ड वाले तो एक तो साल्क और सेबिन सुना होगा ना, पोलियो का साल्क और सेबिन है ना। पोलियो की तो के से किल्ड, है ना। तो साल्क जो है ये किल्ड वाली में आती है, इस वाली में आती है साल्क पोलियो की, और इसमें सेबिन आती है पोलियो की लाइव अटेन्यूएटेड में। ओके, क्लियर है आपको वायरल वैक्सीन का। अभी आपका रिकेट्सियल वैक्सीन में किल्ड में टाइफस आता है, इसमें एक ही वैक्सीन लिखी हुई है टाइफस जो किल्ड में आती है रिकेट्सियल में। क्लियर है, तो अभी क्वेश्चन बनेगा तो हमारा सही होना चाहिए। ओके, देखिए एंटीमनी पोटाशियम टार्टरेट, तो अभी देखिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिनोनिम से एक क्वेश्चन पहले भी आया था ना, कौन सा था मेरे हिसाब से क्या था याद नहीं आ रहा, है ना। ये था शायद सोडियम बाइकार्बोनेट आई थिंक था, बेकिंग सोडा, देख लेना है। मतलब एक क्वेश्चन बन गया, एक ये रहा, और मतलब कि 1-2 क्वेश्चन और है। तो मतलब कि जो हमारा केमिस्ट्री वाला है ना, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो इसमें ना सिनोनिम्स जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो जितने हो बन सके ना उतने सिनोनिम्स जो आप लोग ना एक जगह पे लिख लीजिए। ओके, देखिए आपने पढ़ा हुआ है, पूरी किताब आपने पढ़ी हुई है आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, है ना। तो अभी क्या करिए, जो सिनोनिम्स है वो एक जगह पे रख लीजिए, निकाल के लिख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन देखिए सिनोनिम से बन रहे हैं। एंटीमनी पोटाशियम टार्टरेट को क्या कहोगे, टार्टर एमिटिक इप्सम सोल्ट। कास्टिक सोडा तो NaOH था। रोचिलस सोल्ट होता है सोडियम पोटाशियम टार्टरेट। क्या होता है रोचिलस सोल्ट, है ना, क्या होता है सोडियम पोटाशियम टार्टरेट। ओके, टार्टरेट। कॉस्टिक सोडा NaOH हो गया। इप्सम सोल्ट क्या हो गया मैग्नीशियम, क्या होता है इप्सम सोल्ट, मैग्नीशियम सल्फेट। और देखिए एक क्या होता है ग्लोबर सोल्ट होता है, ग्लोबर सोल्ट, ग्लोबर, वो क्या होता है सोडियम सल्फेट होता है, सोडियम सल्फेट। ओके, तो ये क्या बचा, टार्टर एमिटिक बचा। एंटीमनी पोटाशियम टार्टरेट इज कॉमनली नोन टार्टर एमिटिक। ओके, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है व्हाट इज द सिंबल ऑफ द एलिमेंट सीजियम। देखिए ये एलिमेंट्स के सिंबल है ना, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बने, 2 पेपर हुए थे ना RRB के 2019 में, 2019 में, दोनों में ना आपको इस एक में तो आई थिंक टिन का पूछा हुआ था मेरे हिसाब से, और एक में सीजियम का। दोनों में ना ये एलिमेंट्स के सिंबल पूछे हुए थे, तो थोड़े से एलिमेंट्स के सिंबल भी आपको आने चाहिए, है ना। आपका जो पीरियोडिक टेबल है उसके जो एलिमेंट्स हैं उनके सिंबल देखिए आपको पता होने चाहिए, क्योंकि देखिए क्वेश्चन बना हुआ है, जो क्वेश्चन बना हुआ है उसको हल्के में नहीं ले सकते। देखिए आपके प्रीवियस पेपर का क्वेश्चन है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब आपने ये नहीं है सिर्फ हमने क्वेश्चन कर लिया, क्वेश्चन से जुड़ी हुई बातें करनी है। अब देखिए सीजियम का पूछा हो तो सीजियम का तो आप देख ही लीजिए, बाकी और भी एलिमेंट्स जो है आपके पीरियोडिक टेबल के उनके आपको सिंबल्स आने चाहिए, है ना। देखिए Cu क्या होता है, Cu मेरे हिसाब से कॉपर होता है, Ca आई थिंक कैल्शियम है ना, वो तो Ca तो कैल्शियम है ही। ये Cm देख लेना किसका है, ये मुझे नहीं पता, और Cs आपका सीजियम का हो जाएगा। ओके, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है हाउ मच टेम्परेचर शुड बी मेंटेन ड्यूरिंग मॉइस्चर स्टरलाइजेशन। देखिए स्टरलाइजेशन जब आप लोग पढ़ते हो, स्टरलाइजेशन में हमारा ड्राई हीट स्टरलाइजेशन आता है, मॉइस्चर स्टरलाइजेशन आता है, रेडिएशन स्टरलाइजेशन आता है ना, और आपका रेडिएशन वाला आता है, और ये आते हैं स्टरलाइजेशन, गैस स्टरलाइजेशन आता है ना। तो आपका देखिए आपसे पूछा मॉइस्चर स्टरलाइजेशन की बात हो रही है ना। मॉइस्चर स्टरलाइजेशन में क्या अपरेटस यूज़ होता है, ऑटोक्लेव यूज़ होता है ना। मॉइस्चर स्टरलाइजेशन में ऑटोक्लेव यूज़ करते हैं। कह हाउ मच टेम्परेचर शुड बी मेंटेन ड्यूरिंग मॉइस्चर स्टरलाइजेशन में कितना टेम्परेचर जो है मेंटेन करेंगे ये आपने बताना है। ओके, तो इसके ऑप्शंस देखिए आप लोग,
ऑप्शन क्या है, 151 डिग्री सेल्सियस है, 91 डिग्री सेल्सियस है, 121 डिग्री सेल्सियस है, 181 डिग्री सेल्सियस। देखिए इसमें ना आपका मोस्ट हीट में ये देखिए 151, 91, 181 तो है ही नहीं, 121 हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा 121 डिग्री सेल्सियस। देखिए ये टेबल मैंने आपसे रिवाइज कराया भी है पहले भी, जो मोस्ट स्टेलाइजेशन है उसमें आपका एक तरफ होल्डिंग टेम्परेचर दिया हुआ, एक तो मिनिमम होल्डिंग टाइम इन मिनट्स दिया हुआ है। तो आपका टेम्परेचर देखिए 115 से 118 डिग्री सेल्सियस होगा, तो आपका जो टाइम है 30 मिनट्स होगा। 121 जो आपको ऑप्शन में दिया होता है 121 से 124 के लिए 15 मिनट्स, 126 से 129 के लिए 10 मिनट्स, और 134 से 138 के लिए 5 मिनट्स। ठीक है, तो आपको दिए गए ऑप्शन में सिर्फ 121 ही था, बाकी तो ऑप्शन ही नहीं थे ना। सारे टेम्परेचर कुछ ज़्यादा थे कुछ कम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्नीशियम सल्फेट इज कॉमनली नोन एज। देखिए फिर से सिनोनिम्स के ऊपर थर्ड क्वेश्चन आया है ना। मैग्नीशियम सल्फेट मैंने आपको बताया ना, क्या बताया अभी, मैग्नीशियम सल्फेट इप्सम सोल्ट होता है ना। लाइमस्टोन, रोचेले सोल्ट, फ्लावर ऑफ सल्फर, नहीं, आंसर इज ऑप्शन डी, इप्सम सोल्ट होता है ना। नहीं तो व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ वेवलेंथ। देखिए वेवलेंथ की यूनिट जो होती है बताना है, हर्ट्ज है, मीटर है, डेसिबल है, साउंड है। तो आपकी वेवलेंथ एक जो है लेंथ है ना, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी आपकी, मीटर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है फॉर द प्रेपरेशन ऑफ कोड लिवर ऑयल इमल्शन द रेशियो ऑफ ऑयल वाटर गम रिक्वायर्ड इज। कोड लिवर ऑयल इमल्शन के लिए आपने रेशियो बताना है, किसका, ऑयल वाटर और गम का रेशियो बताना है। किसके लिए पूछा है, कॉड लिवर ऑयल। कॉड लिवर ऑयल आपको पता होना चाहिए कौन से टाइप के ऑयल में आता है, फिक्स्ड ऑयल है, वोलेटाइल ऑयल है, मिनरल ऑयल है, क्योंकि ना सबके लिए रेशियो अलग है। अगर ये फिक्स्ड ऑयल है तो इसके लिए 4:1 का रेशियो होता है, ऑयल का 4 होगा है ना, वाटर का 2 होगा, गम का 1 होगा। अगर ये वोलेटाइल ऑयल है और अगर ये मिनरल ऑयल है, दोनों के लिए रेशियो अलग है। मिनरल ऑयल होता है तो आपका 3:1 होता है, वोलेटाइल ऑयल के लिए 2:1 होता है, 2:1, और ओलियो रेजिन्स जो होते हैं उनके लिए 1:1 होता है। अब आपको ये पता होना चाहिए कोड लिवर ऑयल कौन सा टाइप का ऑयल है, फिक्स्ड ऑयल है, वोलेटाइल ऑयल है, मिनरल ऑयल है। देखिए मिनरल ऑयल में तो आपका क्या आता है, मिनरल ऑयल में लिक्विड पैराफिन आता है ना, तो लिक्विड पैराफिन का अगर पूछते तो आप 3:1 कह देते है ना। वोलेटाइल ऑयल में जैसे कि आपके टर्पेंटाइन ऑयल हो गया है ना, सिनेमॉन ऑयल हो गया, टर्पेंटाइन ऑयल, सिनेमॉन ऑयल, पिपरमेंट ऑयल हो गया, तो ये हमारे क्या है, वोलेटाइल ऑयल है, इनके लिए रेशियो 2:1 हो गया। फिक्स्ड ऑयल के लिए 4:1, तो आपका कोड लिवर ऑयल क्या है, फिक्स्ड ऑयल है। देखिए कैस्टर ऑयल हो गया, कोड लिवर ऑयल हो गया, आपका आलमंड ऑयल हो गया, एराचिस ऑयल हो गया, ये फिक्स्ड ऑयल है, इनके लिए 4:1 का रेशियो आपने याद रखना है। क्लियर है। तो इमल्शंस के ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ, आप देखना सारे डाउट्स इमल्शंस के आपके क्लियर हो जाएंगे, वो वीडियो आप लोग देख लेते हो तो 4:1 ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें ये लिखा हुआ है। नेक्स्ट है कोड लिवर ऑयल फिक्स्ड ऑयल, तो प्राइमरी इमल्शन रेशियो 4:1 हो जाएगा ऑयल वाटर गम का। ओके। सोर्स ऑफ विन क्रिस्टिन, विन क्रिस्टिन, विन ब्लास्टिन, विन का एल्कलॉइड होता है, विन का एल्कलॉइड। विन का जो होता है आपका इंडोल एल्कलॉइड्स में आता है, किस में आता है, इंडोल एल्कलॉइड्स में है ना। तो विन क्रिस्टिन, विन ब्लास्टिन ऑप्टेन होता है विनका से। विनका का सोर्स है कैथरंथस रोजियस, कैथरंथस रोजियस, फैमिलीज एपोसाइनेसी। और विनका का सिनोनिम क्या होता है, पेरीविंकल होता है। क्या होता है, पेरीविंकल। तो पूछा क्या, सोर्स ऑफ विन क्रिस्टिन, विन क्रिस्टिन का आपसे सोर्स तो पूछा है, तो मैंने आपको बताया ना, विनका 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 नहीं दिया हुआ, तो विनका का वो दिया हुआ है। विनका का सोर्स आपका क्या है, कैथरंथस रोजियस। देखिए आपको ऑप्शन डी में दिया कैथरंथस रोजियस। फैमिली पूछेंगे तो एपोसाइनेसी फैमिली होती है, कौन सी, एपोसाइनेसी फैमिली होते हैं, इंडोल एल्कलॉइड्स में आते हैं। और विनका क्या है, एंटी नियोप्लास्टिक होता है, एंटी कैंसर होता है, एंटी मैलिग्नेंट भी बोल सकते हो। तो एंटी कैंसर ड्रग में आपके विनका एल्कलॉइड में विन क्रिस्टिन, विन ब्लास्टिन आते हैं, है ना। तो आपका जो है आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी हो गया कैथरंथस रोजियस। ओके। बाकी सोलनम प्यूनिक्यूलेटम दिया है, रिसिनस कॉम्युनिस प्यूनिका ग्रैनेटम। ठीक है, तो हमारा आंसर ऑप्शन डी हो गया। ओके। नेक्स्ट है इन स्टमक स्टिमुलेशन वैगल, वैगल स्टिमुलेशन जब होगा स्टमक में, इंक्रीज द गैस्ट्रिक एसिड इंक्रीज होगा, तो किसकी वजह से होता है वो, भाई H2 रिसेप्टर की वजह से, M3 रिसेप्टर, अल्फा रिसेप्टर या 5-HT रिसेप्टर। ठीक है, तो वैगल स्टिमुलेशन से जो HCl आपका गैस्ट्रिक एसिड इंक्रीज होता है, तो वो M3 रिसेप्टर्स यहाँ पर काम करेंगे, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ओके। जैसे टाइप 3 ऑफ ड्रग मास्टर फाइल, जो ड्रग मास्टर फाइल है DMF, तो गिव्स इन्फॉर्मेशन। टाइप 3 जो ड्रग मास्टर फाइल
पहले किसके बारे में इन्फॉर्मेशन देगा, ड्रग के सब्सटेंस के बारे में, पर्सनल फैसिलिटीज़ के बारे में, पैकेजिंग मटेरियल्स या एक्सीपिएंट्स के बारे में। तो टाइप 3 के बारे में पूछा है, तो ये ऑप्शन जो है पैकेजिंग मटेरियल वाला ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए 5 टाइप आता है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5। टाइप 3 आपसे पूछा हुआ था, तो आप एक बार सारे देख लो, है ना। देखिए इस टाइप से क्वेश्चन भी आते हैं। टाइप 1 में आपका मैन्युफैक्चरिंग साइट, फैसिलिटीज, ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, पर्सनल आएगा। टाइप 2 में ड्रग सब्सटेंस इंटरमीडिएट एंड मटेरियल यूज्ड इन देयर प्रेपरेशन और ड्रग प्रोडक्ट आएगा। टाइप 3 में पैकेजिंग मटेरियल आएगा। टाइप 4 में एक्सीपिएंट्स, कलरेंट्स, फ्लेवर इसेंस और मटेरियल यूज्ड इन देयर प्रेपरेशन। टाइप 5 एफडी एक्सेप्टेड रेफरेंस इंफॉर्मेशन। ओके, नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग। तो रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन को मेजर किससे करेंगे कि भाई फ्लेम फोटोमेट्री यूज करोगे, वोल्टामेट्री, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री या पोलैरिमेट्री। तो देखिए स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री यूज किया जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है एक्सिस इज अ बोन ऑफ। तो आपका पढ़ते हो ना, फर्स्ट तो आपकी एटलस होती है, सेकंड एक्सिस होती है ना। तो देखिए किसकी बोन है ये एक्सिस, बस स्कल की है, स्पाइनल कोड की है, लेग की है या फिर फोर आर्म की है। तो ये बोन होती है किसकी, स्पाइनल कोड की होती है। ओके, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। देखिए एल्कोहल का डिहाइड्रेशन होगा लीड्स टू द फॉर्मेशन। तो मैंने आपसे कहा था बेसिक केमिस्ट्री पे क्वेश्चन बनेंगे, है ना। तो आपने देखा था एसिड और बेस को मिलाया, सोल्ट एंड वाटर बना, वो क्वेश्चन पूछा हुआ था। एक एल्कोहल वाला पूछा था, अल्कोहल प्लस वो एसिड था, उससे क्या बना है ना, एस्टर बना था, उस टाइप वो क्वेश्चन था। अभी डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, तो इस टाइप की बेसिक केमिस्ट्री आपसे पूछी जाएगी, देखना इसके ऊपर क्वेश्चन बनेंगे, है ना। तो प्रिपेयर होके जाना इसके लिए। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ, कि भाई एल्कोहल बनेगा, ईथर बनेगा, एस्टर या एल्डिहाइड। तो देख लो क्या बनेगा, ऑप्शन देख लीजिए, आंसर इज ऑप्शन बी हो जाएगा आपका, जो ईथर बनेगा इसमें। ओके, नहीं सर, रूल 34 ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स स्टिपुलेट्स दैट नो कॉस्मेटिक्स शैल बी इंपोर्टेड विच कंटेन कोल तार कलर्स अदर देन वन प्रिस्क्राइब्ड इन शेड्यूल। तो कोल तार कलर्स के लिए शेड्यूल कौन सा था, शेड्यूल सी में तो बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स आते हैं, बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स आते हैं। एम में आपको पता ही है जीएमपी आता है। एन में लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर द एफिशिएंट रनिंग ऑफ फार्मेसी आता है। तो बचा क्या, शेड्यूल क्यू हो जाएगा आपको, ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सब्सटेंस इज इट्स टोटल डैश एनर्जी। कहते हैं काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम जो है वो किसके बराबर है, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, मैकेनिकल, थर्मल एनर्जी किसके बराबर होता है। तो कह रहे काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है ना, वो किसके इक्वल होता है, वो मैकेनिकल एनर्जी के इक्वल होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी से कहते हैं। जैसे ए टेस्ट विच मेजर्स द एबिलिटी ऑफ ए कंपाउंड टू डिमिनिश द कंसंट्रेशन ऑफ शुगर इन द ब्लड। कह रहे हाइपरग्लाइसेमिक है, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, लीवर फंक्शन है हाइपोग्लाइसेमिक। तो ये ऑप्शन डी दिया हुआ इसमें, हाइपोग्लाइसेमिक टेस्ट। नेक्स्ट है लिग्नन्स आर द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ। देखिए पोमग्रेनेट है, लाइकोपीन है, सोए है, फ्लैक्सीड। फ्लैक्सीड किसका सिनोनिम मैंने आपको बता रखा है, लिनसीड। लिनसीड का सिनोनिम फ्लैक्स सीड होता है ना। एक फ्ली सीड होता है, ध्यान हो तो आपको इस सब गोल को फ्ली सीड कहा था ना शायद, ये फ्लैक्स सीड है जो लिनसीड होता है ना। तो लिनसीड का सिनोनिम है फ्लैक्स सीड। तो फ्लैक्स सीड जो है इसी में ही लिग्नेंस प्रेजेंट होते हैं, है ना। और एक आपका लिनसीड में साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड आपको पता हो तो याद हो तो मैंने आपको बताया था लिनामेरिन, है ना। लिनसीड का सोर्स लिनम यूसिटाइटिस लिनेसी फैमिली बताई थी, है ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक केमिकल टेस्ट फॉर आइडेंटिफाई एंथ्रासिन ग्लाइकोसाइड्स इन अलो। देखिए अलो में जो होते हैं आपके जो एंथ्रासिन ग्लाइकोसाइड्स उनके लिए टेस्ट। देखिए वैसे तो आप पढ़ते हो एंथ्राक्विनो ग्लाइकोसाइड्स के लिए आपका बोन ट्रैकर टेस्ट होता है, और एक होता है मॉडिफाइड बोन ट्रैकर टेस्ट जो सी ग्लाइकोसाइड्स के लिए होता है। तो अलो में ना आपके सी ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट है, इस करके ना इसमें आंसर ना मॉडिफाइड बोन ट्रैकर टेस्ट आपका दिया हुआ है। ओके, ऑप्शन ए दिया हुआ है इसमें, मॉडिफाइड बोन ट्रैकर टेस्ट। किलर किलियानी टेस्ट आप कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स के लिए होता है। लीगर टेस्ट, बालजेट टेस्ट, ये सारे आपके कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स के, रेमंड्स टेस्ट, लीगल टेस्ट, बालजेट टेस्ट, किलर किलियानी टेस्ट, सारे किसके लिए, कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स के टेस्ट है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ मेजर वोलेटाइल कंपाउंड्स आर कंटेन इन सिनेमोन। सिनेमोन में कौन से टाइप के वोलेटाइल कंपाउंड प्रेजेंट है, भाई कीटोन कंपाउंड है, फिनोलिक है, एस्टर है, एल्डिहाइड है। तो सिनेमोन में सिनेमल्डिहाइड होता है ना, तो ये एल्डिहाइड कंपाउंड हो जाएगा, ऑप्शन डी एल्डिहाइड कंपाउंड। देखिए सिनेमोन कंटेन 60 to 70% ऑफ सिनेमल्डिहाइड, 5 to 10% यूजिनोल, बेंजल्डिहाइड, क्यूमिनल्डिहाइड, अंदर टर्पीन लाइक फिनाइलिन, पाइनिन, साइमिन, कैरियोफाइलिन। ओके, तो आंसर जो है आपका ऑप्शन डी हो चुका है ना। तो एक आप इस टाइप से भी क्वेश्चन बन जाता है कि भाई फिनोलिक ईथर में वोलेटाइल ऑयल में कौन सा आएगा, भाई कीटोन में कौन सा आएगा, कीटोनिक वोलेटाइल ऑयल, एल्डिहाइड वोलेटाइल ऑयल, अल्कोहलिक। तो इस टाइप से भी आपको पता होना चाहिए। फिनोलिक ईथर वोलेटाइल ऑयल में फेनल अनाइस नटमग, ऑक्साइड वोलेटाइल ऑयल में चिनापोडियम यूकलिप्टस, कीटोनिक वोलेटाइल ऑयल में
स्पीयरमिंट, कैरावे, कैम्फर। अल्कोहल वोलेटाइल ऑयल में कोरिएंडर, कार्डेमम, पेपरमिंट, सैंडलवुड। एल्डिहाइड वोलेटाइल ऑयल में सिनेमोन आएगा जो आपसे पूछा होता। लेमन पील, ऑरेंज पील, ये पील है, पील, ऑरेंज पील एंड आपका सिट्रोनिला ऑयल। फिनोल वोलेटाइल ऑयल में क्लोव। ईस्टर वोलेटाइल ऑयल में गोल्थिरिया, लेवेंडर। हाइड्रोकार्बन वोलेटाइल ऑयल में टर्पेंटाइन, ब्लैक पेपर। ओके, नेक्स्ट देखिए रिसेप्टर के ऊपर है जी, प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स के बारे में है ना। तो देखिए बंडल ऑफ 7 अल्फा हेलिक्स एज अ बंडल ऑफ 4 अल्फा हेलिक्स। तो अल्फा हेलिक्स ही बताया हुआ है कि भाई कितने बंडल अल्फा हेलिक्स के 7, 4, 6 या 5, तो 7 होते हैं ये, है ना। तब इनको हेप्टा हेलिकल रिसेप्टर भी कहते हैं जी, प्रोटीन कपल रिसेप्टर को। तो बंडल ऑफ 7 अल्फा हेलिक्स हो जाएंगे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइल्ड शैम्पूज आर प्रिपेयर्ड विद एम्फोटेरिक सर्फेक्टेंट, अनायोनिक सर्फेक्टेंट, नॉन आयोनिक या कटायन। देखिए एम्फोटेरिक सर्फेक्टेंट जो होते हैं ना आपके बहुत ही माइल्ड होते हैं, है ना। तो जैसे बेबी शैम्पूज होते हैं, है ना, उनमें ये एम्फोटेरिक ही सर्फेक्टेंट्स होते हैं। तो माइल्ड शैम्पूज के लिए ना ये एम्फोटेरिक वाले यूज़ करे जाएंगे, ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट साउंड कैन नॉट ट्रैवल। तो साउंड का ट्रैवल कहाँ नहीं होता, वाटर में, एयर में, वैक्यूम में या स्टील में। तो साउंड जो होती है वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकती है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कैलामाइन लोशन इज एन एग्जाम्पल फॉर सॉलिड लिक्विड फेज ऑफ मिक्सिंग। लिक्विड लिक्विड फेज मिक्सिंग है, सोल्यूबल सॉलिड लिक्विड फेज मिक्सिंग, लिक्विड गैस फेज मिक्सिंग। तो ये सॉलिड लिक्विड फेज ऑफ मिक्सिंग का एग्जाम्पल होता है आपका कैलामाइन लोशन। वाइल सप्लाइंग मोबाइल फेज बाय मैकेनिकल पंप विच डिवाइस इज रिक्वायर्ड टू स्मूथ आउट द पल्सेज। ठीक है, HPLC के ऊपर क्वेश्चन दिया हुआ है ये। तो इंजेक्शन, गोस, टेम्परेचर या डैम्पिंग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी हो जाएगा, डैम्पिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्प्रेडिंग कोफिशिएंट इज अ फैक्टर टू बी कंसिडर्ड इन द प्रेपरेशंस ऑफ लोशंस, एलिक्सर्स, ऑइंटमेंट्स, सॉल्यूशंस। तो ये स्प्रेडिंग कोफिशिएंट जो इज अ फैक्टर टू बी कंसिडर्ड किसकी प्रेपरेशंस में कंसिडर किया जाता है, लोशंस के लिए होता है ये। ओके, नेक्स्ट है सिग्मा माइनस मेथड इज यूज टू डिटरमाइन। तो सिग्मा माइनस मेथड किसको डिटरमाइन करने के लिए यूज करेंगे, भाई मेटाबॉलिक रेट कांस्टेंट को, एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट को, एक्सक्रीशन रेट कांस्टेंट को या एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट। तो ये एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट को डिटरमाइन करने के लिए यूज किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। देखिए आप जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ते हैं कि भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ना, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं ये एक तो आपके ओपन चेन कंपाउंड्स होते हैं। क्या होता है, ओपन चेन कंपाउंड्स, जिन्हें हम एसाइक्लिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, एसाइक्लिक या एलिफेटिक कंपाउंड्स भी कहते हैं, है ना, एसाइक्लिक या एलिफेटिक कंपाउंड्स। ये तो ओपन चेन की बात होगी। फिर आपके क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स होते हैं, क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स होते हैं। ओपन चेन कंपाउंड जैसे ओपन चेन में जैसे आपका CH3, CH2, CH2, CH3, ये आपका 4 कार्बन वाला ब्यूटेन हो गया, है ना। तो ये क्या है, ओपन चेन है। ए साइक्लिक भी बोल सकते हो इसको, ओपन चेन, ए साइक्लिक या एलिफेटिक कंपाउंड। ये आपके ओपन चेन कंपाउंड की कहानी हो गई। क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स जो होते हैं, क्लोज्ड मतलब कि वो क्लोज्ड हैं, क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स हैं। तो क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स जो होते हैं इनको आप साइक्लिक भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, साइक्लिक कंपाउंड्स भी बोल सकते हो क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स को। अब आपके क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स होते हैं ना, उसमें एक तो आपके होते हैं होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स। क्या होते हैं, होमोसाइक्लिक, और एक होता है हेटेरोसाइक्लिक। क्या होता है, होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं। किसमें, क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स जो हैं ये तो होमोसाइक्लिक होंगे और कि हेटेरोसाइक्लिक होंगे। होमोसाइक्लिक जिसमें सिर्फ कार्बन एटम प्रेजेंट होंगे, है ना। होमोसाइक्लिक मतलब कि जिसमें कार्बन जो रिंग होती है ना उसमें सिर्फ कार्बन एटम प्रेजेंट है, वो होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं। होमोसाइक्लिक में सिर्फ कार्बन एटम प्रेजेंट है। अब होमोसाइक्लिक में आपके एरोमेटिक भी हो सकता है जिसमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट होगी, और एसाइक्लिक कंपाउंड्स भी होते हैं। मतलब एसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक बोलते हैं उनको, एलिसाइक्लिक बोलेंगे, ठीक है। एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक हो जाते हैं आपके होमोसाइक्लिक में। तो ये होमोसाइक्लिक की कहानी होगी जिसमें कि जो है सिर्फ कार्बन एटम प्रेजेंट होंगे रिंग में, कोई दूसरा एटम प्रेजेंट नहीं हो सकता। अब हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स जो होते हैं ना, हेटेरोसाइक्लिक, ये देखिए ऐसे साइक्लिक कंपाउंड्स है, साइक्लिक कंपाउंड्स में आ रहा है, ऐसे साइक्लिक कंपाउंड्स है जिनकी रिंग में कार्बन के अलावा दूसरा हेटेरो एटम प्रेजेंट होता है। जैसे कार्बन तो प्रेजेंट है ही, साथ में मतलब नाइट्रोजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, मतलब हेटेरो एटम प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो ये हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स ऐसे साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, है ना। आ तो साइक्लिक क्लोज्ड चेन कंपाउंड साइक्लिक कंपाउंड्स ही पढ़ रहे हो, उनमें आपके होमोसाइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक आए। तो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड ऐसे साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं जिनकी रिंग में कार्बन के अलावा दूसरा हेटेरो एटम प्रेजेंट होता है। हेटेरो एटम मतलब नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, ऑक्सीजन हो गया। तो मेरे हिसाब से आपको समझ आ रहा है ना। तो आपसे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स का पूछा है, तो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होंगे, साइक्लिक कंपाउंड्स होंगे। अभी ऑप्शंस देखिए,
एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, साइक्लिक कंपाउंड्स। ओपन चेन कंपाउंड्स तो आपके जैसे ओपन चेन कंपाउंड्स मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, इनको तो एसाइक्लिक भी बोल दोगे आप, या फिर एलिफैटिक कंपाउंड्स भी बोल सकते हो, है ना। एलिफैटिक कंपाउंड्स तो हेटेरोसाइक्लिक तो होते ही नहीं, तो ऑप्शन काट दो। नॉन साइक्लिक तो ये भी नहीं होगा। साइक्लिक कंपाउंड्स है या फिर एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक तो होमोसाइक्लिक का पार्ट था, है ना। होमोसाइक्लिक देखा था ना हमने, होमोसाइक्लिक कंपाउंड जिसमें सिर्फ कार्बन एटम होता है, तो उसमें एरोमेटिक कंपाउंड्स थे और दूसरे एलिसाइक्लिक थे। तो ये तो आपके एलिसाइक्लिक तो किस में आते हैं, होमोसाइक्लिक जो है उसमें आते हैं। ओके, तो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या है, साइक्लिक आपके क्या होती है, ये साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं जिसमें आपका कार्बन के अलावा दूसरे हेटेरो एटम प्रेजेंट होते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा, ऑप्शन बी क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश इज द सिंथेटिक पॉलीमर। सिंथेटिक पॉलीमर बताना है आपने भाई। कैप्रोलैक्टोन है, ग्लियाडिन दिया है, ये पिल्यूलन दिया है, चिटोसन दिया है आपको, तो कैप्रोलैक्टोन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। ओके, सिंथेटिक पॉलीमर है ये। नेक्स्ट, इरेक्शन ऑफ रैट टेल इज ऑब्जर्व बाय। देखिए रैट की जो टेल होती है वो इरेक्शन हो जाता है उसका, है ना, ये ऑब्जर्व करते हैं आफ्टर कौन सी जो इनमें से ड्रग है उसको एडमिनिस्टर करेंगे ना, तो रैट की जो टेल है वो इरेक्ट हो जाएगी। देखिए नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक में, कॉक्स-1 इनहिबिटर में, ओपियोइड एनाल्जेसिक या कॉक्स-2 इनहिबिटर, तो कौन से ड्रग को देने से ये आपको देखने को मिलेगा। तो कह रहे कि भाई जब आप ओपियोइड एनाल्जेसिक दोगे ना तो इरेक्शन ऑफ रैट टेल आपको देखने को मिलेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राउनियन मोशन इज ऑब्जर्व्ड इफ पार्टिकल साइज इज रिड्यूस टू। तो ब्राउनियन मोशन ऑब्जर्व होगा, पार्टिकल साइज को रिड्यूस करोगे, कितना रिड्यूस करोगे भाई, 6 माइक्रोन, 8 माइक्रोन, 2 माइक्रोन या 4 माइक्रोन, तो पार्टिकल साइज इज रिड्यूस टू 2 माइक्रोन। ओके, जैसे हु इंट्रोड्यूस द म्यूटेशन थ्योरी। अब म्यूटेशन थ्योरी को किसने इंट्रोड्यूस किया भाई, कैमिलियो गोल्गी दी है, एडवर्ड जेनर, वॉन बेयर या ह्यूगो डी वरीज। तो म्यूटेशन थ्योरी जो है किसने दी थी, तो ह्यूगो डी वरीज हो जाएगा ना इसका, ऑप्शन डी हो जाएगा। Next, liquid oral preparations of which 1 or 2 large dose of about 50 ml are given in a single dose container is known as। तो ये आपकी जो डोजेस फॉर्म है, तो मैंने आपको बता रखा है कि भाई डोजेस फॉर्म है ना, उनकी सबके आपको 1 लाइन डेफिनेशन तो आनी ही चाहिए, है ना भाई। जैसे आपके लोशंस हैं, लिनिमेंट्स हैं, एलिक्सर्स हैं, आपके ये टिंचर्स हैं, ड्रोट्स हैं, ड्रॉप है, आई ड्रॉप, ईयर ड्रॉप, मतलब जितने भी आपके डोजेस फॉर्म उनकी 1 लाइन डेफिनेशन तो आपको आनी चाहिए, है ना। तो डोजेस फॉर्म का मैंने एक वीडियो बनाया, बहुत ही अच्छा वीडियो है वो, मैं आपको इस प्लेलिस्ट में प्रोवाइड कराऊंगी। ओके, कह रहा है कि लिक्विड ओरल प्रिपरेशंस ऑफ विच 1 or 2 लार्ज डोज ऑफ अबाउट 50 ml आर गिवन इन अ सिंगल डोज कंटेनर। तो वो क्या है, लिंटस, टिंचर, ड्रोट या, तो ये आपके ना ड्रोट होते हैं, ठीक है, क्या होता है ड्रोट, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ओके, ड्रोट। और बाकी एक बारी डेफिनेशन लिखी हुई मैंने एक दो। ड्रॉप्स की डेफिनेशन क्या है, ड्रॉप्स आपके क्या होते हैं, लिक्विड प्रेपरेशंस होते हैं, मींट फॉर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए होते हैं ये। ऑयल सोल्यूबल विटामिन जैसे विटामिन ए, विटामिन डी जो होते हैं, कंसनट्रेट्स इन फिश लिवर ऑयल आर प्रिस्क्राइब्ड एज ड्रॉप्स फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ड्रॉप्स क्या है, लिक्विड प्रेपरेशंस मींट फॉर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। फिर आपके लिंक्टस क्या होते हैं, लिंक्टस विस्कस लिक्विड एंड ओरल प्रेपरेशंस होती है दैट आर जनरली प्रिस्क्राइब फॉर रिलीफ ऑफ कफ के रिलीफ के लिए प्रिस्क्राइब किए जाते हैं लिंक्टस। ओके, नेक्स्ट हमारा बफर के ऊपर क्वेश्चन है। बफर आर एडेड इन स्टेराइल प्रोडक्ट टू मेंटेन। तो बफर क्यों ऐड किए जाते हैं बताइए, विस्कोसिटी को मेंटेन करेंगे, आइसोटोनिसिटी को मेंटेन करेंगे, स्टेरिलिटी को या पीएच को। तो बफर ऐड करते हैं क्यों, वो पीएच को जो होते हैं, बफर्स जो होते हैं पीएच को चेंज नहीं होने देते, वो पीएच को मेंटेन करेंगे। आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए बफर होते क्या है, बफर इज अ टाइप ऑफ सॉल्यूशन दैट रेजिस्ट चेंज लार्ज चेंज इन इट्स पीएच वैल्यू इधर बाय एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस टू द बफर सॉल्यूशन। ठीक है, बफर क्या है, आपका जो पीएच को चेंज नहीं होने देते, है ना। तो देखिए बफर के बारे में आपके एसिडिक बफर, बेसिक बफर होते हैं, भी थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, है ना, क्या पता एग्जाम में क्वेश्चन। तो टाइप ऑफ बफर भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए दो टाइप के बफर डिपेंडिंग अपन द नेचर ऑफ सॉल्यूशन, एक तो एसिडिक होते हैं, एक बेसिक होते हैं। एसिडिक बफर में क्या होगा, इट इज फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग अ सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड। तो इसमें क्या होगा, एसिडिक बफर में वीक एसिड होगा एंड द सोल्ट ऑफ दिस वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस। देखिए वीक एसिड होगा जैसे आपका CH3COOH, है ना, एंड द सोल्ट ऑफ दिस वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस। अब इसका वीक एसिड का सोल्ट बनेगा स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में, जैसे NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है उसके साथ में इसका सोल्ट बना लो। ठीक है, ये बन गया, है ना, तो NaOH के साथ में ये जो एसिड का सोल्ट बना दिया, है ना। तो कह रहे हैं वीक एसिड एंड इसका सोल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस, है ना, एंड द सोल्ट ऑफ दिस वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस, ये एसिडिक बफर का एग्जाम्पल हो जाएगा।
एसिडिक बफर में क्या वीक एसिड होगा और उस वीक एसिड का सोल्ट होगा स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में। जैसे आपको एग्जांपल में सोडियम एसिटेट एंड एसिटिक एसिड मैंने आपको ये बता दिया, ये दिया हुआ है। तो ये हो गया एसिडिक बफर। बेसिक बफर में क्या होगा, वीक बेस होगा। एसिडिक में वीक एसिड था, बेसिक में वीक बेस होगा। एंड द सोल्ट ऑफ दिस वीक बेस विद स्ट्रॉन्ग एसिड, तो इसके एग्जाम्पल में क्या पढ़ोगे आप, क्या है वीक बेस। वीक बेस तो आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया। एंड द सोल्ट ऑफ दिस वीक बेस विद स्ट्रॉन्ग एसिड, तो HCl के साथ में इसका सोल्ट बना दोगे तो NH4Cl बन जाएगा। तो ये आपका बेसिक बफर का एग्जांपल हो गया, है ना। तो पूछ लेते हैं भाई, क्वेश्चन बन जाता है कि एसिडिक बफर क्या है, बेसिक बफर क्या है। तो एसिडिक बफर में तो क्या है, वीक एसिड है और उसका सोल्ट होता है वीक एसिड का किसके साथ में, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में। वीक एसिड एंड द सोल्ट ऑफ दिस वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस, ये तो एसिडिक बफर हो गया। बेसिक बफर में वीक बेस एंड द सोल्ट ऑफ दिस वीक बेस विद अ स्ट्रॉन्ग एसिड, है ना। तो एसिडिक में तो वीक बेस होगा और स्ट्रॉन्ग एसिड का सोल्ट होगा इस वीक बेस के साथ में, और बेसिक में, है ना। और एसिडिक में वीक एसिड एंड द सोल्ट ऑफ दिस वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस, है ना। तो मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया है। ओके, क्वेश्चन बनते हैं इस पे। नेक्स्ट है एंटोमीबा हिस्टोलिटिका बिलोंग्स टू द क्लास। तो एंटोमीबा हिस्टोलिटिका कहाँ पढ़ते हो, क्या कराता है एंटोमीबा हिस्टोलिटिका, तो अमीबियासिस पढ़ते हो ना, अमीबियासिस। अमीबियासिस में आपकी ड्रग जो मेट्रोनिडाजोल दी जाती है, मेट्रोनिडाजोल जो इमिडाजोल डेरिवेटिव होता है, नाइट्रोइमिडाजोल इट इज़, है ना, नाइट्रोइमिडाजोल होता है मेट्रोनिडाजोल, है ना। तो ये ड्रग अमीबियासिस में यूज़ की जाती है। तो एंटोमीबा हिस्टोलिटिका अमीबियासिस कोज कराता है। ओके, तो क्या है ये, प्रोटोजोआ है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस। तो ये क्या है, एक टाइप का प्रोटोजोआ होता है। क्या होता है, प्रोटोजोआ होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द CMC सेक्शन ऑफ इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन। देखिए, इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन, CMC सेक्शन ऑफ इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन शुड बी बाउंड इन ए ब्लैक प्रेस बॉर्डर बाइंडर, रेड पॉलीथिलीन बाइंडर, ग्रीन प्रेस बॉर्डर बाइंडर या ऑरेंज प्रेस बॉर्डर बाइंडर। तो ये आंसर हो जाएगा ग्रीन प्रेस बॉर्डर बाइंडर। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन बने हुए हैं आपके, देखिए ये प्रीवियस पेपर है, क्वेश्चन आए हुए हैं इस टाइप के। तो अब जो आप क्या एक्सपेक्ट करोगे, आपका जो पेपर होगा उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ओके, जैसे इंडिकेट द प्रॉब्लम इन द डोज फॉर्म व्हेन कैम्फर एंड मेंथोल आर एडेड टुगेदर। कैम्फर और मेंथोल को जब ऐड करते हो तो क्या प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, एफरवेसेंट, डाइल्यूकेशन, हाइग्रोस्कोपिक, यूटेक्टिक। जो कैम्फर और मेंथोल को साथ में ऐड करोगे ना तो यूटेक्टिक मिक्सचर बन जाता है। क्या बनता है, यूटेक्टिक मिक्सचर बन जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, देखिए कह रहे वन सर्टेन लो मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड्स को मिक्स करते हैं साथ में, ये लिक्विड और सॉलिड मास नोन एज यूटेक्टिक मिक्सचर बनता है। कोई भी कह रहे लो मेल्टिंग पॉइंट के सॉलिड्स को मिक्स करेंगे ना तो कह रहे एक सॉलिड मास बनता है, जिसे यूटेक्टिक मिक्सचर कहते हैं। कह रहे दिस अकर ड्यू टू लोवरिंग ऑफ द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द मिक्सचर टू बिलो रूम टेम्परेचर। कह रहे ये होता यूँ है कि जो मिक्सचर का मेल्टिंग पॉइंट होता है वो रूम टेम्परेचर से बिलो हो जाता है। द मेडिकेशन शोइंग दिस टाइप ऑफ बिहेवियर, जो यूटेक्टिक मिक्सचर शो करती हैं वो मेडिकेशंस में आपका कैम्फर, मेंथोल जो आपको ऑप्शन में दिया होता है, थाइमोल, फिनोल, क्लोराहाइड्रेट, एस्पिरिन, सारे इसी में आते हैं जो यूटेक्टिक मिक्सचर बनाएंगे। ओके, बाकी टर्म लिखी हुई थी हाइग्रोस्कोपिक, एफरवेसेंट और डाइल्यूकेसेंट। इसका मतलब समझ लो। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब क्या होता है, जो अब्जॉर्ब करेगा मॉइस्चर फ्रॉम द ऐसे सब्सटेंस जो मॉइस्चर अब्जॉर्ब करेंगे एटमॉस्फेयर से, वो हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस होंगी। हाइग्रोस्कोपिक जो मॉइस्चर को अब्जॉर्ब कर लेंगे, है ना, वो हाइग्रोस्कोपिक होगी। पर ऐसे सब्सटेंस जो इतना मॉइस्चर अब्जॉर्ब कर लेंगे कि सॉल्यूशन फॉर्म में चले जाएंगे, मतलब मॉइस्चर तो अब्जॉर्ब करा पर इतना अब्जॉर्ब कर ले कि वो लिक्विफाई हो गए, मतलब कि सॉल्यूशन फॉर्म में चले गए। कह रहे बट सर्टेन सब्सटेंस अब्जॉर्ब मॉइस्चर टू सच अ ग्रेट एक्सटेंट दैट दे गो इनटू सॉल्यूशन, उन्हें डाइल्यूकेसेंट सब्सटेंस कहेंगे। ओके, तो हाइग्रोस्कोपिक तो मॉइस्चर अब्जॉर्ब कर रहे हैं, लेकिन डाइल्यूकेसेंट कह रहे हैं वो इतना मॉइस्चर अब्जॉर्ब कर लेंगे कि वो लिक्विड स्टेट में चले जाएंगे, सॉल्यूशन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। समझ आया। और एक होते हैं इफ्लोरेसेंट सब्सटेंस, ये कह रहे हैं कुछ क्रिस्टलाइन सब्सटेंस लिबरेट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होली और पार्टली एक्सपोजर टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर और ड्यूरिंग ट्रांसुरेशन बिकम वेट और लिक्विफाई। ओके, तो ये कुछ क्रिस्टलाइन सब्सटेंस जो है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन को लिबरेट करेंगे, वेट हो जाएंगे। तो ये होते हैं, इसमें एग्जाम्पल में सिट्रिक एसिड और फेरस सल्फेट आता है। ओके, इंक्लूड कैफीन, सिट्रिक एसिड और फेरस सल्फेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, estimation of serum creatinine is considered to be a more reliable indicator for the evaluation of, ठीक है, कह रहे estimation of serum creatinine is considered to be more reliable indicator for the evaluation of, किसकी evaluation के लिए है ये, लीवर फंक्शन, किडनी फंक्शन, लंग फंक्शन, गैस्ट्रिक फंक्शन। तो किडनी फंक्शन हो जाएगा, है ना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, एज पर द चेंजेस मेड इन द Hatch-Waxman Act, how many month stay will be permitted in case of those patent
लिस्टेड इन द ऑरेंज बुक। 40 मंथ, 10 मंथ, 20 मंथ, 30 मंथ, तो 30 मंथ हो जाएगा। नेक्स्ट है ड्रग विच आर हैविंग, जिनकी सोल्युबिलिटी क्या होती है, हाई होती है, ओके, एंड लो परमेबिलिटी। सोल्युबिलिटी तो हाई है, परमेबिलिटी लो है, तो वो कौन से टाइप में आएंगे, क्लास 4, क्लास 1, क्लास 3 या क्लास 2, तो वो आते हैं आपके क्लास 3 ड्रग्स में आते हैं। देखिए क्लास 1 जो है इसमें हाई सोल्युबिलिटी, हाई परमेबिलिटी, क्लास 4 में दोनों लो, सोल्युबिलिटी लो, परमेबिलिटी लो, क्लास 4 में, तो ये दो याद, पहले में दोनों हाई, लास्ट में दोनों लो। अब ये जो बीच के दो बचे, क्लास 2 और क्लास 3, क्लास 2 में सोल्युबिलिटी लो, लो सोल्युबिलिटी, हाई परमेबिलिटी, और क्लास 3 में हाई सोल्युबिलिटी, लो परमेबिलिटी। तो ये याद रखना है, बायोफार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है, ये बहुत बार बनता है एग्जाम में, ठीक है, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए बायोफार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन, देखिए क्लास 1 में हाई सोल्युबिलिटी, हाई परमेबिलिटी, इसके एग्जांपल्स में प्रोप्रेनोलोल और मीटोप्रोलोल आते हैं। क्लास 2 में सोल्युबिलिटी कम होती है, परमेबिलिटी हाई होती है। कीटोप्रोफेन और कार्बामाजिपिन आंसर है, इसका ऑप्शन है, मतलब कि एग्जाम्पल है। क्लास 3 में सोल्युबिलिटी हाई, परमेबिलिटी लो, रेंटेडिन, एटेनोलोल एग्जाम्पल हो जाएंगे। क्लास 4 में दोनों लो, solubility as well as permeability. Example are hydrochlorothiazides and furosemide. Clear? Next question. Enamel is a constituent of the, enamel किसका constituent है भाई, हेयर का है, टीथ का है, नेल का है, बोन्स का। तो इनामल जो होता है ना, टीथ का constituent होता है इनामल, है ना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है पॉजिटिव एड्जॉर्प्शन लीड टू डिक्रीज इन, तो पॉजिटिव एड्जॉर्प्शन जो होगा उससे क्या डिक्रीज होगा भाई, पार्टिकल साइज, सरफेस टेंशन, वेलोसिटी या ग्लोबुलिन साइज। तो सरफेस टेंशन जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है पॉजिटिव एड्जॉर्प्शन से। जैसे एस्ट्रोसाइट्स आर प्रेजेंट इन, एस्ट्रोसाइट्स कहाँ प्रेजेंट है भाई, ब्लड सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बैरियर में, ब्लड प्लेसेंटल बैरियर में, ब्लड ब्रेन बैरियर में, सेल मेम्ब्रेन बैरियर। तो एस्ट्रोसाइट्स कहाँ प्रेजेंट होती है, एस्ट्रोसाइट्स, तो ये ट्रिपल बी जो ब्लड ब्रेन बैरियर जो होता है वहाँ प्रेजेंट होती है ना, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। जैसे अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक 1940 एंड रूल्स 1945 इंसुलिन प्रेपरेशंस शुड बी स्टोर्ड एट अ टेम्परेचर, तो इंसुलिन की प्रेपरेशंस को स्टोर करने के लिए टेम्परेचर पूछा है 9 to 25 डिग्री सेल्सियस, बिलो 1 डिग्री सेल्सियस, 2 to 8 डिग्री सेल्सियस, अबाउट 25 डिग्री सेल्सियस। तो इंसुलिन प्रेपरेशंस को स्टोर करने के लिए टेम्परेचर आपका 2 to 8 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा। कंपोज ऑफ द बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है ना वो किससे बनी होती है, देखिए प्रोटीन्स की, स्टेरॉल्स की, पॉलीसैकेराइड से, पेप्टिडोग्लाइकन। देखिए सेल वॉल जो होती है बैक्टीरिया की पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है ना, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉर्मल रेंज ऑफ डायस्टोलिक प्रेशर। देखिए आपका जो ब्लड प्रेशर 120/80 जनरल ब्लड प्रेशर हम लोग पढ़ते हैं, नॉर्मल ब्लड प्रेशर। तो देखिए ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया कि आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, तो 120/80 mmHg होता है ना। तो इसमें देखिए आपको इसमें एक तो सिस्टोलिक होता है, एक डायस्टोलिक होता है, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा सिस्टोलिक है, कौन सा आप बताओ इसमें सिस्टोलिक कौन सा, डायस्टोलिक कौन सा। देखिए इतना बेसिक तो आपको पता होना चाहिए। देखिए ऊपर वाला जो होता है ना ज्यादा है तो ये सिस्टोलिक है, सिस्टोल। देखिए सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन वाला जो प्रेशर है, मतलब इससे आप इसको याद करिए कि भाई इसमें ज्यादा प्रेशर चाहिए ना, तो सिस्टोल जो सिस्टोल वाला है, और ये जो है डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं इसको, डायस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। तो 120 वाला सिस्टोलिक होता है और नीचे वाला जो होता है नीचे वाली 80 जो है वो डायस्टोलिक प्रेशर होता है। तो नॉर्मल रेंज डायस्टोलिक प्रेशर की पूछी है, देखिए 110 to 145 mg हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। 100 से 120 भी नहीं हो सकता, है ना। 40 to 45 mmHg, तो आपसे नॉर्मल रेंज पूछिए, ये नॉर्मल रेंज आएगी क्या, ये तो बहुत ही ज़्यादा कम हो गया। तो नॉर्मल रेंज आपके 70 to 90 mmHg आ जाएगा, है ना। क्लियर है। तो ये जो है आपको कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का भी वीडियो मैंने प्रोवाइड कराया हुआ है, HAP की प्लेलिस्ट देखना, ब्लड का वीडियो भी मैंने बना कर डाला हुआ है, ठीक है। तो प्लेलिस्ट देखेंगे ना ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की, तो आपको ना ये सारे कंसेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट इसमें देखिए लिखा भी हो ब्लड प्रेशर के बारे में, ब्लड प्रेशर रीडिंग्स आर गिवन इन 2 numbers,
ठीक है। टॉप नंबर इज द मैक्सिमम प्रेशर द हार्ट एक्सर्ट वाइल बीटिंग। टॉप नंबर मतलब 120 बाय जो 80 होता है ना, ये टॉप नंबर 120 के बारे में कह रहे हैं कि ये 120 क्या है, मैक्सिमम प्रेशर द हार्ट एक्सर्ट वाइल बीटिंग, सिस्टोलिक प्रेशर होता है 120। बॉटम नंबर ये 80 वाला कह रहा है अमाउंट ऑफ प्रेशर इन द आर्टरीज बिटवीन बीट्स, बीट्स के बीच में आर्टरीज में जितना प्रेशर होता है डायस्टोलिक प्रेशर होता है 80। कह रहे टॉप नंबर जो सिस्टोलिक होता है माइनस बॉटम नंबर। ठीक है, ये आपको पल्स प्रेशर के बारे में भी बताया हुआ। ठीक है, बाकी आपका क्वेश्चन जो था आपको डायस्टोलिक प्रेशर क्लियर हो गया, तो नॉर्मल रेंज हमारी डायस्टोलिक प्रेशर की 70 to 90 हो गई। बाकी देखिए इन दोनों का डिफरेंस जो होता है ना, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक का डिफरेंस जो होता है 120 माइनस 80 कितना आएगा आपका 40। तो इसको क्या बोलते हैं, पल्स प्रेशर कहा जाता है। ये भी आप याद कर लेना, क्या पता एग्जाम में क्वेश्चन टकरा जाए, है ना। तो आपका कह रहे हैं सिस्टोलिक माइनस डायस्टोलिक जो होता है पल्स प्रेशर होता है, और हेल्दी पल्स प्रेशर 40 होता है ना, क्योंकि देखिए आप 120 को 80 से माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 40 प्लस आ जाएगा। कह रहे विच इज कंसिडर हेल्दी पल्स प्रेशर होता है, पल्स प्रेशर ज़्यादा होगा 40 से तो वो अनहेल्दी होगा। ये पल्स प्रेशर के बारे में बताया। बाकी हमारा क्वेश्चन आपको मेरे हिसाब से समझ आ गया। व्हाट इज द सिंबल ऑफ द एलिमेंट टिन। देखिए टिन जो आपके एलिमेंट्स के सिंबल पूछे हुए हैं, प्रीवियस पेपर देखा उसमें भी एक सिंबल था, कौन सा एलिमेंट का पूछा हुआ था, है ना। तो इसमें भी आपको टिन का पूछा हुआ है सिंबल। तो देखिए आपको जो एलिमेंट्स हैं इनके सिंबल भी पता होने चाहिए, है ना। टिन का कौन सा होता है, देखिए SI तो सिलिकॉन होता है, SN ही टिन होता है शायद, है ना, SN टिन हो जाएगा, TN देख लेना और TI भी आप देख लेना। मैंने आगे देखी सिंबल्स भी इसमें इंक्लूड करे हैं, मैं आपको वहाँ दिखाती हूँ। तो इसका तो SN मतलब टिन हो गया। ऑप्शन भी देखिए नेम ऑफ द एलिमेंट एक तरफ लिखी है मैंने और एक तरफ आपके सिंबल्स लिखे हुए हैं। तो कुछ जो है सिंबल्स मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ, क्योंकि देखिए दोनों पेपर में इसके ऊपर क्वेश्चन बना है, इसका मतलब जो है टॉपिक इंपॉर्टेंट है ना। तो आगे आने वाले पेपर में भी चांसेस है कि क्वेश्चन टकरा सकता है, क्वेश्चन आ सकता है इससे। तो हाइड्रोजन का H सभी को पता है, हाइड्रोजन का H तो पता ही है ना। फिर हीलियम के लिए HE हीलियम होता है, लिथियम का भी आई थिंक पता होगा Li, बेरिलियम का BE है, स्टार्टिंग के वर्ड से ही है, बोरोन का B, कार्बन का C, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O होएगा ना। फिर आपका फ्लोरीन का F होगा, नियोन का Ne होगा, सोडियम का Na, है ना। Na तो सभी को पता है क्योंकि NaCl सोडियम क्लोराइड पढ़ते हो, Na सोडियम हाइड्रोक्साइड पढ़ते हो ना। मैग्नीशियम का Mg, एल्यूमिनियम का Al, सिलिकॉन का Si, है ना। फॉस्फोरस का P, सल्फर का S, क्लोरीन का Cl होता है, आर्गन का Ar, पोटाशियम का K होता है, कैल्शियम का Ca, स्कैंडियम ध्यान रखना Sc स्कैंडियम है, टाइटेनियम का Ti, स्टार्टिंग के 2 वर्ड्स है ना, वैनेडियम का V है, क्रोमियम का Cr हो जाएगा, मैग्नीज का Mn होता है, आयरन का Fe होता है ना। डिफरेंस है ना, आयरन का तो इंपॉर्टेंट है, आयरन का Fe, कोबाल्ट का Co, निकिल का Ni होता है, कॉपर का Cu होता है, जिंक का क्या होता है Zn, जिंक Zn होता है जिंक, गैलियम का Ga, जर्मेनियम का Ge, आर्सेनिक का As होता है, सिलीनियम का Se, ब्रोमीन का Br, क्रिप्टोन का Kr, है ना, रुबीडियम का Rb, स्ट्रोंटियम Sr होता है, याट्रियम Y, जिरकोनियम Zr, नियोबियम Nb, मोलिब्डिनम का Mo, टेक्नेटियम Tc होगा, ओके, टेक्नेटियम Tc, ओके, रुदीनियम का Ru, रोडियम RH, पैलेडियम PD, सिल्वर का Ag, सिल्वर भी इंपॉर्टेंट है Ag, कैडमियम का CD, है ना, और इंडियम का आयन। ये देखिए टिन का आपसे पूछा हुआ है ना SN, एंटीमनी का SB, एंटीमनी इंपॉर्टेंट है, टेलीरियम TE, आयोडीन का I, जिनोन का Se, और ये सीजियम का पूछा हुआ था आपसे एक पेपर में, सीजियम वाला पूछा हुआ था, ओके। फिर आपका बेरियम का Ba, लैंथेनम का La, सीरियम का Ce, टेंटेलम का Ta, टंगस्टन का W होता है, रीनियम का Re, ओस्मियम का Os होता है, इरिडियम का IR, प्लैटिनम का PT इंपॉर्टेंट है, गोल्ड का Au इंपॉर्टेंट है, मरकरी का Hg इंपॉर्टेंट है, थैलियम का Tl, लेड का Pb लेड इंपॉर्टेंट है, बिस्मथ का Bi इंपॉर्टेंट है, पोलोनियम PO, एस्टेटिन 18। ओके, तो ये कुछ जो है मैंने एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, इनके सिंबल देखिए, एलिमेंट्स के सिंबल से थोड़े बहुत हमें पता भी होते हैं क्योंकि हमने केमिस्ट्री में बहुत सारे सिंबल्स पढ़े हैं, है ना। तो थोड़े बहुत तो पता भी होता है, बाकी थोड़े बहुत आपको पता होने चाहिए भी, क्योंकि देखिए क्वेश्चन टकरा जाए तो थोड़ा बहुत अगर आपने पढ़ा है ना तो ऑप्शन को देख के आप आंसर करके आ जाओगे। जैसे आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर प्रोटीन्स, देखिए प्रोटीन्स जो होते हैं ना आपके सिंपल प्रोटीन होते हैं, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स होते हैं, डिराइव प्रोटीन्स होते हैं। देखिए आइडेंटिफिकेशन टेस्ट जो है प्रोटीन्स के लिए कौन से होते हैं, मोलिस टेस्ट तो हमारा कार्बोहाइड्रेट के लिए होता है, कोई भी सैंपल है उसमें कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है ना, उसके लिए आपका मोलिस टेस्ट किया जाता है।
कार्बोहाइड्रेट की प्रेजेंस को इंडिकेट करता है मोलिस टेस्ट, क्राइस टेस्ट है, बायोरेट टेस्ट है, हाइड्रोलिसिस टेस्ट। तो प्रोटीन्स के लिए हमारा बायोरेट टेस्ट आता है ना। जो प्रोटीन्स के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं ना, उनके लिए आपका ये बायोरेट टेस्ट होता है। तो प्रोटीन के लिए बायोरेट टेस्ट हो गया। देखिए बायोरेट टेस्ट के लिए केमिकल टेस्ट होता है प्रोटीन्स के लिए, पॉलीपेप्टाइड्स के लिए। इट इज बेस्ड ऑन द बायोरेट रिएजेंट, अ ब्लू सॉल्यूशन दैट टर्न्स वॉयलेट अपॉन कॉन्टैक्ट विद प्रोटीन। ठीक है, तो जो बायोरेट रिएजेंट होता है ब्लू कलर का होता है, प्रोटीन के कॉन्टैक्ट में आने पे उसका कलर चेंज होकर वॉयलेट हो जाएगा, है ना। तो कह रहे हैं कि इससे आपको पता लग जाएगा कि भाई सैंपल में प्रोटीन प्रेजेंट है, या फिर एनी सब्सटेंस विद पेप्टाइड बॉन्ड वाले कोई दूसरा सब्सटेंस होगा प्रोटीन के अलावा, तो वो भी आपका बायोरेट रिएजेंट के साथ में रिएक्ट कर जाएगा, है ना। और जो है कौन सा कलर आएगा, ब्लू कलर था और वो वॉयलेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बायोरेट टेस्ट है आपका किसके लिए, प्रोटीन्स है, प्रोटीन्स के पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं तो उसकी वजह से टेस्ट आता है। ओके, इंडिकेट द यूज ऑफ लैनोलिन। देखिए हाइड्रस वूल फैट होता है, लैनोलिन हमने पढ़ा हुआ है, हाइड्रस वूल फैट होता है लैनोलिन, है ना। तो आपका हाइड्रस वूल फैट लैनोलिन है। तो क्या है लैनोलिन, भाई कलरिंग एजेंट है, विस्कोसिटी कंट्रोलर, प्रिजर्वेटिव या इमोलिएंट। क्या होता है, ये इमोलिएंट होता है लैनोलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनोनिम फॉर क्लोरिनेटेड लाइम। देखिए क्लोरिनेटेड लाइम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसे ब्लीचिंग पाउडर भी कहा जाता है। ओके, तो क्विक लाइम है जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, आई थिंक, है ना। स्लेकेड लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है ना। और ब्लीचिंग पाउडर आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। लाइमस्टोन आपका कैल्शियम कार्बोनेट होता है ना, CaCO3। ओके, तो ब्लीचिंग पाउडर, क्लोरिनेटेड लाइम, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ओके, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिनोनिम्स इंपॉर्टेंट है। मैंने ना वैसे वीडियो बना के डाला हुआ है, पहले वीडियो डाला था, आप देखना, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिनोनिम्स करके सर्च कर लेना, या फिर मेरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट देख लेना, है ना। तो पहले का वीडियो डाला हुआ है ना, बाकी इंपॉर्टेंट वीडियो है, मैं अभी नया भी बना के डाल दूंगी। ओके, इन द प्रेपरेशंस ऑफ लिपोसोम्स, प्रोलिपोसोम्स मेथड, कह रहे जो लिपोसोम्स की प्रेपरेशंस का प्रोलिपोसोम मेथड है, उसमें कह रहे द लिपिड्स आर ड्राइड डाउन टू अ फाइनली डिवाइडेड पर्टिकुलर सपोर्ट सच एज पाउडर्ड पोटाशियम क्लोराइड है, पोटाशियम सोडियम, पाउडर्ड सोडियम बाइकार्बोनेट है, पाउडर्ड सोडियम सल्फेट है, पाउडर्ड सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन डी हो जाएगा पाउडर्ड सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ रेजिन्स प्रेजेंट इन बेंजोइन। बेंजोइन में कौन से टाइप के, देखिए ये तो पता है रेजिन्स की ड्रग में बेंजोइन आता है ना, स्टायरेक्स बेंजोइन, स्टायरेक्स टोनकिनेंसिस, स्टायरेसी फैमिली आप लोगों ने पढ़ी होगी। बेंजोइन रेजिन्स की ड्रग में जब बेंजोइन पढ़ा होगा तो वो तो सब पता है आपको। तो कह रहे कौन से टाइप, ये तो पता है कि भाई रेजिन्स में आता है ना। तो अगर सिंपल क्वेश्चन होता तो आपसे पूछ लेते कि भाई बाल्सम जो है, बेंजोइन जो है कौन सी क्लास की ड्रग है, जो सिंपल क्वेश्चन पूछना होता। बट क्वेश्चन हमारा रेलवे में पूछा गया है तो इतना सिंपल तो देंगे नहीं आपको, है ना। तो आपसे पूछा है भाई कौन से टाइप का रेजिन है, यार रेजिन में ये कह रहे हैं हमें पता है कि तुम्हें पता है कि इसमें रेजिन प्रेजेंट है, इतना तो पता है तुम्हें, लेकिन अब ये बताओ कि इसमें कौन से टाइप का रेजिन है। भाई गम रेजिन है, ओलियो रेजिन्स है, बाल्सेमिक रेजिन्स है, ओलियो गम रेजिन्स। देखिए ओलियो गम रेजिन्स जो, तो मैंने आपको 3 ड्रग बताती हूँ, कौन कौन सी, गूगल, मिर और एसाफोइटिडा। ये तीनों ड्रग्स किस में ओलियो गम रेजिन्स में, गूगल, मिर, एसाफोइटिडा, है ना। तो ओलियो गम रेजिन्स में नहीं आएगा, ये बाल्सेमिक रेजिन्स में आता है ना। बेंजोइन किस में आता है, बाल्सेमिक रेजिन्स में आता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। जैसे विल्मे प्लेट मेथड इज यूज टू मेजर, तो विल्मे प्लेट मेथड जो होता है किसको मेजर करने के लिए यूज करोगे, भाई डेंसिटी को करोगे, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी को करोगे, विस्कोसिटी को, या सरफेस टेंशन को। तो विल्मे प्लेट मेथड जो है सरफेस टेंशन जो होता है उसको मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। ओके, ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए विल्मे प्लेट क्या होता है, एक बहुत ही थिन प्लेट होती है दैट इज यूज टू मेजर इक्विलिब्रियम सरफेस और इंटरफेशियल टेंशन एट एन एयर लिक्विड या लिक्विड लिक्विड इंटरफेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अदर नेम फॉर विटामिन B3। देखिए फार्मासिस्ट के एग्जाम में विटामिन के ऊपर क्वेश्चन बनता ही बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है विटामिन का टॉपिक। ओके, तो विटामिन के मैंने बहुत ही आपको वीडियोस प्रोवाइड करा रखे हैं, एक में तो आपका सारा विटामिन का थ्योरी करवाया हुआ है, एक में 1 लाइनर क्वेश्चन है, और MCQs के भी 2 वीडियो अपलोड है विटामिन के। तो बहुत ही अच्छे से मैंने आपको विटामिन कराया हुआ। विटामिन B3 आपसे पूछा है। देखिए विटामिन B1 जो होता है वो थायमिन होता है, B2 राइबोफ्लेविन होता है, B3 जो होता है नाइसिन निकोटिनिक एसिड होता है, B5 जो है वो पेंटोथेनिक एसिड होता है, पायरोक्सिन इज विटामिन B6, है ना। और B1 थायमिन, B2 राइबोफ्लेविन, B3 नाइसिन और निकोटिनिक एसिड, B4 नहीं होता, B5 पेंटोथेनिक एसिड, B6 पायरोक्सिन, B7 जो होता है
वो कौन सा होता है, फिर B8 नहीं होता, B9 होता है। B7 हमारा बायोटीन हो जाएगा, है ना। बायोटीन जो होता है वो B7 बोल दो उसको, और विटामिन जो है HB बोल सकते हैं इसको, बायोटीन को, है ना। और B9 फोलिक एसिड होता है। उसके बाद आपका B12 होगा सीधा साइनोकोबालामिन। ये सारे B कॉम्प्लेक्स विटामिन हैं आप लोगों के, तो आपको इनके ना कॉमन नेम्स पता होने चाहिए। देखिए B1 थायमिन होता है, B1 थायमिन, B2 राइबोफ्लेविन, B3 नाइसिल निकोटिनिक एसिड, B5 जो है पेंटोथेनिक एसिड, B6 पायरोक्सिन, और बायोटीन बता दिया, B7 या BH, उसके बाद B9 फोलिक एसिड हो गया, B12 साइनोकोबालामिन होता है। ओके, तो आपसे अदर नेम B3 का ही पूछा हुआ है, बिल्कुल सिंपल। तो B3 को क्या बोलते हैं, नाइसिन या निकोटिनिक एसिड बोलते हैं, है ना। तो नाइसिन की डेफिशिएंसी से हमारा पेलेग्रा डिजीज हो जाता है ना। तो विटामिन की डेफिशिएंसी, तो एक तो वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं विटामिन B और C, जो आपके सारे B कॉम्प्लेक्स विटामिन होते हैं। विटामिन C जो है ये वाटर सोल्यूबल है। और फैट सोल्यूबल कौन कौन से होते हैं, ADE है ना, ADE फैट सोल्यूबल। और जो वाटर सोल्यूबल है WBC से याद कर लो, ये वाटर सोल्यूबल में विटामिन B और विटामिन C आता है, फैट सोल्यूबल में बाकी के ADE। तो इनकी डेफिशिएंसी डिजीज बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन A की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन D जो होता है कैल्शियम और फास्फोरस को अब्जॉर्ब कराता है ना विटामिन D, तो इसकी वजह से चिल्ड्रंस में रिकेट्स, अडल्ट में ऑस्टियोमलेशिया पढ़ते हो। विटामिन E जो होता है ये जो किसके लिए रिक्वायरमेंट होता है, फर्टिलाइजेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है ये, है ना, विटामिन E। और बाकी विटामिन K जो है ब्लड की क्लोटिंग कराता है, इसकी डेफिशिएंसी से डिफेक्टिव ब्लड क्लोटिंग हो जाएगी, हेमरेज हो जाएगा, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। विटामिन C की डेफिशिएंसी से स्कर्वी डिजीज होता है। विटामिन C को एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। इसकी डेफिशिएंसी से स्कर्वी डिजीज होती है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है ना। और विटामिन B के डिफरेंट विटामिन हैं, B12 साइनोकोबालामिन और विटामिन B9 फोलिक एसिड। इनकी डेफिशिएंसी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। B3 से मैंने आपको क्या बताया, पेलेग्रा बताया, है ना। और आपका जो है पायरोक्सिन जो है ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी करा देता है। ओके, तो B1 थायमिन से बेरी होता है। तो ये सारे जो है आपको विटामिन से याद रखने हैं, और बाकी विटामिन का वीडियो भी आप लोग देख लेना। जैसे हाउ मैनी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इलेक्टेड अमंगस्ट देमसेल्व्स फॉर स्टेट फार्मेसी काउंसिल। देखिए स्टेट फार्मेसी काउंसिल के मेंबर्स के ऊपर क्वेश्चन है, कह रहे कितने रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इलेक्टेड अमंगस्ट, अपने में से कितने रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इलेक्ट किए जाते हैं स्टेट फार्मेसी काउंसिल के लिए, कह रहे 3, 6, 5 या 4। तो 6 रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होते हैं, ऑप्शन B हो जाएगा। देखिए स्टेट फार्मेसी काउंसिल के जब आप मेंबर्स पढ़ोगे तो इलेक्टेड मेंबर्स में 6 रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होते हैं, एक मेंबर आता है इलेक्ट होके MCI से। नॉमिनेटेड मेंबर्स में 5 मेंबर होते हैं, जिसमें से 3 स्टूडेंट्स नॉमिनेट करती है सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट। एक्स ऑफिशियो 3 है, चीफ एडमिनिस्ट्रेटर मेडिकल ऑफिसर ऑफ स्टेट, ऑफिस इंचार्ज ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड गवर्नमेंट एनालिस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इथिलीन गैस प्रमोट। तो इथाइलिन गैस किसे प्रमोट करेगी, सेल डिवीजन को, एब्सीजन ऑफ लीव्स को, फ्रूट की राइपनिंग को, या रूट फॉर्मेशन को। तो इथाइलिन गैस फ्रूट की राइपनिंग कराएगी, है ना। तो आपके जो प्लांट के हॉर्मोन्स हैं उसके ऊपर क्वेश्चन है, तो उसके ऊपर भी आपको थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा। जैसे हाफ लाइफ ऑफ C14 जो कार्बन 14 होता है उसका हाफ लाइफ पूछा हुआ है। 4 ऑप्शंस हैं आपके पास, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन D 5730 ईयर्स हो जाएगा। ओके, देखिए C14 जो होता है ये रेडियो कार्बन होता है, जो क्या होता है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है कार्बन का। ओके, नेक्स्ट है हु इज कॉल्ड द इंडियन आइंस्टीन। इंडियन आइंस्टीन किसे कहेंगे भाई, इंडियन आइंस्टीन है वो। देखिए ऑप्शन देख लीजिए आप, तो ये हमारे हो जाएंगे नागार्जुन जो है, ऑप्शन B हो जाएगा। इनको इंडियन आइंस्टीन कहते हैं। तो इनके बारे में लिखा हुआ है नागार्जुन के बारे में, ही प्रोपाउंडेड, इनको जो इंडियन आइंस्टीन कहा गया तो क्यों कहते हैं, ही प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ शून्यवदा सिमिलर टू आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ओके, नागार्जुन taught the concept of relativity. He explained that shortness is only possible because of long length relative to it. He was an Ayurvedic physician. Ayurveda is traditional Indian medicine system. Okay, Nagarjuna had been credited with explaining the circulatory system body tissue. ठीक है, तो ये है इंडियन आइंस्टीन। तो कि इस टाइप के क्वेश्चंस भी बनते हैं। जैसे फैट सोल्यूबल विटामिन, तो मैंने आपको ADE के बताया फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं।
तो ये फैट सॉल्युबल विटामिन बाइंड होते हैं किससे भाई, अल्फा 2 ग्लोबुलिन, बीटा 1 ग्लोबुलिन, बीटा 2 ग्लोबुलिन या अल्फा 1 ग्लोबुलिन। तो ऑप्शन ए हो जाएगा अल्फा 2 ग्लोबुलिन से बाइंड होते हैं। जैसे एंड पॉइंट ऑफ रिडॉक्स टाइट्रेशन, तो रिडॉक्स टाइट्रेशन का जो एंड पॉइंट है वो क्या है भाई, कंडक्टोमेट्रिक टेक्निक में है, इसमें इंडिकेटर पोटेंशियोमेट्रिक एंड एम्पीरोमेट्रिक है, या फिर पोटेंशियोमेट्रिक एंड इंडिकेटर मेथड है, या फिर इंटरनल इंडिकेटर मेथड। तो इसमें आपका इंडिकेटर पोटेंशियोमेट्रिक और एम्पीरोमेट्रिक होता है। नेक्स्ट है इंडिकेट द गैस यूज फॉर स्टरलाइजेशन, स्टरलाइजेशन के लिए जो गैस यूज होती है कौन सी है। देखिए आपके जो स्टरलाइजेशन की डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक हैं, तो स्टरलाइजेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पेपर में भी 2 से 3 क्वेश्चन बने हैं। जो पहले पेपर हमने डिस्कस किया उसमें भी हमने स्टरलाइजेशन के क्वेश्चंस देखे थे, है ना। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो देखिए आप पढ़ते हैं ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, मोस्ट हीट स्टरलाइजेशन और गैसेस स्टरलाइजेशन, रेडिएशन स्टरलाइजेशन, है ना। ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में हॉट एयर ओवन यूज़ होता है और मोस्ट हीट में आपका ऑटोक्लेव यूज़ होता है ना। गैसेस स्टरलाइजेशन जो आप लोग पढ़ते हो तो उसमें आपका जो है गैसेस में कौन सी गैस यूज़ करते हो, तो इथाइलिन ऑक्साइड यूज़ होती है। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। ओके, बाकी साइक्लोहेक्सेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफॉर्म दिया, आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए। तो नेम द शेड्यूल के ऊपर क्वेश्चन आ गया। शेड्यूल मीन्स फैक्ट्री प्रोमाइसिस, फैक्ट्री प्रीमाइसिस के लिए कौन सा शेड्यूल है, एम है, ओ जो शेड्यूल ओ है इसमें स्टैंडर्ड्स फॉर डिसइनफेक्टेंट फ्लूइड था, डिसइनफेक्टेंट फ्लूइड। ओके, पी में लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग था, P1 में पैक साइज ऑफ ड्रग था, है ना। एन में लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट फॉर एफिशिएंट रनिंग ऑफ फार्मेसी। बाकी शेड्यूल एम आता है आपका फैक्ट्री प्रीमाइसिस के लिए, इन सब के लिए आपका शेड्यूल एम आ जाएगा, ऑप्शन ए, है ना। और एम में भी आपको M1 M2 M3 याद होगा, मैंने आपको बताया था M1 M2 M3, है ना, HCM से बताया था। GMP होम्योपैथिक प्रेपरेशंस के लिए, GMP कॉस्मेटिक्स के लिए, GMP मेडिकल डिवाइसेस के लिए M1 M2 M3। ओके, नेक्स्ट है डायोसिन के हाइड्रोलिसिस से क्या बनता है, डायोसिन और हाइड्रोलिसिस गिव्स ग्लूकोज एंड रैमनोज, ग्लूकोज एंड जाइलोज, जाइलोज एंड रैमनोज या ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। तो ग्लूकोज के साथ में क्या देता है, रैमनोज देता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेट ऑफ बीइंग फ्री फ्रॉम ऑल लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज नोन एज, है ना। तो ये सेप्सिस, स्टेराइल कंटामिनेशन, सेप्सिस, इस टाइप की बेसिक टर्मिनोलॉजीज भी आती हैं। तो स्टेट ऑफ बीइंग फ्री फ्रॉम ऑल लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो इसे कहेंगे स्टेराइल। ओके, नेक्स्ट स्टरलाइजेशन बाय ऑटोक्लेव एग्जाम्पल फॉर द, स्टरलाइजेशन के ऊपर फिर से क्वेश्चन आ गया। तो ऑटोक्लेव आपने किस में पढ़ा, देखिए ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में तो हमने हॉट एयर ओवन पढ़ा, है ना। तो ड्राई हीट में तो हॉट एयर ओवन आता है, और आपका जो है गैसेस में इथाइलिन ऑक्साइड है, रेडिएशन है, मोस्ट हीट स्टरलाइजेशन में ऑटोक्लेव यूज होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है थायोग्लाइकोलिक एसिड इज यूज इन लिमिट टेस्ट फॉर, तो किसके लिमिट टेस्ट में जो है थायोग्लाइकोलिक एसिड यूज होगा। देखिए आपको दिया है क्लोराइड का लिमिट टेस्ट दिया है, थायोग्लाइकोलिक एसिड इज यूज इन लिमिट टेस्ट फॉर, देखिए लिमिट टेस्ट के ऊपर क्वेश्चन है। देखिए क्लोराइड का लिमिट टेस्ट है सल्फेट, लेड या आयरन, तो थायोग्लाइकोलिक एसिड जो है किसके लिमिट टेस्ट में यूज़ करेंगे, है ना। देखिए क्लोराइड का जो लिमिट टेस्ट होता है उसमें आपका जो रिएजेंट यूज़ होता है वो आपका सिल्वर नाइट्रेट होता है। क्लोराइड के लिमिट टेस्ट में रिएजेंट कौन सा होता है हमारा, सिल्वर नाइट्रेट होता है। इसमें क्लोराइड जो होता है सिल्वर नाइट्रेट के साथ में रिएक्ट करके क्या बनाता है ना, AgCl बनता है। ओके, तो आपका जो है इसमें सिल्वर नाइट्रेट यूज़ होता है। सल्फेट का जो लिमिट टेस्ट होता है उसमें आपका बेरियम क्लोराइड यूज़ किया जाता है। सल्फेट जो होता है SO4 2 नेगेटिव बेरियम क्लोराइड के साथ में बेरियम सल्फेट के प्रेसिपिटेट बनते हैं। ओके, और बाकी जो है आपका लेड का जो लिमिट टेस्ट है इसमें आपका जो डाइफिनाइल थायोकार्बाजोन, जो डायथायाजोन यूज़ किया जाता है लेड के लिमिट टेस्ट में। बचा क्या, आयरन, आयरन के लिमिट टेस्ट में हमारा क्या यूज़ किया जाता है, आयरन के लिमिट टेस्ट में थायोग्लाइकोलिक एसिड यूज़ किया जाता है। ओके, आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, देखिए आयरन का लिमिट टेस्ट में लिखा भी हुआ है। आयरन का लिमिट टेस्ट के बारे में क्या है, डिपेंड अपॉन द रिएक्शन बिटवीन फेरस आयरन एंड थायोग्लाइकोलिक एसिड। तो इसमें जो रिएक्शन होती है, देखिए फेरस फॉर्म में आयरन की Fe2+ को फेरस कहते हैं ना, फेरस आयरन और थायोग्लाइकोलिक एसिड के साथ में रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया। अमोनिया मीडियम
मीडियम को अल्कलाइन बनाने के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि जो कलर आएगा ना फेरस थायोग्लाइकोलेट का जो कलर होता है वो ना एसिडिक या जो एसिडिक मीडियम होता है या फिर आपका न्यूट्रल मीडियम होता है उसमें कलरलेस रहता है, और जो कलर होता है वो अल्कलाइन मीडियम में ही आता है, इसलिए अमोनिया मीडियम को अल्कलाइन बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। कह रहे पेल पिंक टू डीप रेडिश पर्पल कलर प्रोड्यूस होता है। फेरिक आयन रिड्यूस होता है फेरस में बाय थायोग्लाइकोलिक एसिड एंड कंपाउंड आपका फेरस थायोग्लाइकोलेट प्रोड्यूस होता है। ओके, कह रहा है आयरन के लिमिट टेस्ट में आपने थायोग्लाइकोलिक एसिड यूज़ करा, अमोनिया यूज़ करा, सिट्रिक एसिड भी यूज़ किया जाता है। क्यों यूज़ करते हैं? ये हेल्प करता है प्रेसिपिटेशन ऑफ आयरन बाय अमोनिया बाय फॉर्मिंग इट्स ओन कॉम्प्लेक्स विद अमोनिया। ओके, अमोनिया अल्कलाइन मीडियम बनाएगा। फेरस थायोग्लाइकोलेट कलरलेस होता है न्यूट्रल या एसिडिक मीडियम में, कलर डेवलप ओनली इन द अल्कलाइन मीडियम में, मैंने आपको बता ही दिया, इसलिए अमोनिया डाला जाता है। ओके, तो ये आपका जो है किसका आयरन का जो है लिमिट टेस्ट हो गया। जैसे इम्प्योर ब्लड कैरिड बाय, इम्प्योर मतलब कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरिड बाय पल्मनरी आर्टरी, पल्मनरी वेन, ओटा या कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी है ना। तो कह रहे इम्प्योर ब्लड है ना, कोरोनरी आर्टरी तो आपकी जो होती है हार्ट को ब्लड की सप्लाई करेगी है ना, कोरोनरी आर्टरी। ओटा जो लार्जेस्ट आर्टरी होती है, जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है वहाँ से जो ब्लड होता है वो ओटा के थ्रू ही तो डिफरेंट बॉडी के ऑर्गन्स में जाता है ना। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड, लेफ्ट वेंट्रिकल जो है पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई करता है। ओके, देखिए पल्मनरी इम्प्योर ब्लड जो होता है, देखिए सारी की सारी आर्टरी में प्योर ब्लड होता है, बट पल्मनरी आर्टरीज आर द ओनली आर्टरीज विच कैरी डीऑक्सीडेटेड ब्लड या इम्प्योर ब्लड है ना। देखिए आपका जो होता है हार्ट जो होता है, ये हार्ट की राइट साइड, ये लेफ्ट साइड है ना। राइट ओरिकल होता है, राइट वेंट्रिकल होता है, और लेफ्ट ओरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो देखिए इम्प्योर ब्लड आपका आएगा सुपीरियर इन्फीरियर वीना केवा के थ्रू आपके राइट ओरिकल में आएगा, राइट ओरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, राइट वेंट्रिकल में गया। अब जो राइट वेंट्रिकल होता है वहाँ से आपका ब्लड जाता है कहाँ, लंग्स के पास में जाता है ना। वहाँ से जो है प्यूरिफाई होके आपकी लेफ्ट ओरिकल में आएगा, वहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरी बॉडी में ओटा के थ्रू जाता है ना। तो देखिए आपका जो ब्लड है ये राइट वेंट्रिकल से लंग्स के पास गया, तो ये कौन सी थी, आर्टरीज लेके गई ना। तो ये पल्मनरी आर्टरीज थी जो ब्लड को लेके जा रही थी राइट वेंट्रिकल से आपके कहाँ, लंग्स के पास में, प्यूरिफिकेशन के लिए है ना। तो सारी की सारी आर्टरी में सब प्योर ब्लड है, लेकिन जो पल्मनरी आर्टरीज है ना इनमें इम्प्योर ब्लड है। ये जो इधर राइट साइड में आपका इम्प्योर ब्लड होता है, लेफ्ट साइड में प्योर ब्लड होता है, आपने पढ़ा हुआ है ना। तो आपका जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है राइट वेंट्रिकल से आपका लंग्स की तरफ लेके जाएगी हमारी पल्मोनरी आर्टरीज। ओके, और पल्मोनरी वेन्स, देखिए सारी की सारी वेन्स में आपका इम्प्योर ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन पल्मोनरी वेन्स में आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, प्योर ब्लड होता है। तो ये पल्मोनरी जो लंग्स की आपकी आर्टरीज वेन्स जो है इनके में जो है अलग होता है। ओके, तो मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया। इम्प्योर ब्लड कैरिड बाय पल्मोनरी आर्टरी, ऑप्शन ए है ना। तो इसमें लिखा भी हुआ देखिए आर्टरीज कैरी ऑक्सीडेटेड ब्लड एक्सेप्ट फॉर पल्मोनरी आर्टरीज। पल्मोनरी आर्टरी कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट से, जो हार्ट का राइट वेंट्रिकल है वहाँ से लंग्स के पास लेके जाती है, फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू लंग्स। ओनली आर्टरी इन योर बॉडी दैट कैरी ऑक्सीडेटेड ब्लड इज पल्मोनरी आर्टरी। क्लियर है। नेक्स्ट है व्हाट डज द नेगेटिव वैल्यू ऑफ सिग्मा सिग्निफाई फॉर अ सब्सटीट्यूएंट, है ना। तो देखिए नेगेटिव वैल्यू ऑफ सिग्मा का मतलब क्या होता है कि भाई क्या है, हाइड्रोफोबिक, न्यूट्रल, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। नेगेटिव वैल्यू का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, और अगर पॉजिटिव वैल्यू होता है तो उसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग। ओके, ऑप्शन जो है अभी इसका सी हो जाएगा। आइडेंटिफाई द मैकेनिज्म ऑफ हैमर मिल, तो मैंने आपको मिल के मैकेनिज्म सारे के सारे बताए थे, अभी इसके दोनों पेपर में आए इस पे क्वेश्चन, पहले वाले पेपर में सारे मैकेनिज्म बताए, एट्रिशन, कटिंग, इम्पैक्ट या कंप्रेशन। तो हैमर मिल में क्या होता है, इम्पैक्ट होता है, डिसइंटीग्रेटर में भी इम्पैक्ट होता है ना। तो ये मिल के मैकेनिज्म हम रिवाइज कर चुके हैं। देखिए कटर मिल में कटिंग होता है, रोलर मिल में कंप्रेशन होता है, हैमर मिल में इम्पैक्ट होता है, डिसइंटीग्रेटर में भी इम्पैक्ट होता है, बॉल मिल में एट्रिशन एंड इम्पैक्ट होता है, फ्लूइड एनर्जी मिल में, देखिए बॉल मिल और फ्लूइड एनर्जी मिल का प्रिंसिपल दोनों का सेम है, इम्पैक्ट एंड एट्रिशन है ना। हैमर मिल का और डिसइंटीग्रेटर का इम्पैक्ट होता है। ओके, एज ए रनर मिल में आपका क्रशिंग एंड शेयरिंग होता है। ओके, क्लियर है।
ये मिल के प्रिंसिपल है। और प्रोडक्ट साइज और किसके लिए यूज़ करते हैं वो भी देख लीजिए। कटर मिल का प्रोडक्ट साइज 20 to 80 मैश होता है, और कटर मिल को यूज़ करेंगे फाइब्रस क्रूड एंड एनिमल एंड वेजिटेबल ड्रग्स के लिए। रोलर मिल में आपका प्रोडक्ट साइज 20 to 200 मैश होता है, सॉफ्ट मटेरियल के लिए रोलर मिल को यूज़ करेंगे, है ना। और आपका हैमर मिल को यूज़ करते हैं और सभी ड्रग्स के लिए, और प्रोडक्ट साइज कितना होता है 4 to 325 मैश। डिसइंटीग्रेटर का प्रोडक्ट साइज 20 to 80 मैश है, ऑलमोस्ट सभी ड्रग्स के यूज़ करेंगे इंक्लूडिंग वेरी हाई ड्रग, है ना। बॉल मिल का 20 to 200 मैश है इसका, और ब्रिटल ड्रग्स के लिए यूज़ करेंगे बॉल मिल को। फ्लूइड एनर्जी मिल का प्रोडक्ट साइज 1 to 30 माइक्रोमीटर में, माइक्रोन में है इसका। मॉडरेट हार्ड एंड फ्राइबल मटेरियल के लिए यूज़ करेंगे। एजरल मिल को सभी ड्रग्स के लिए यूज़ करेंगे। प्रोडक्ट साइज 20 to 80 मैश हो गया। नेक्स्ट, इफ एक्सक्रीशन रेशियो वैल्यू इज 0 देन देयर इज नो। कह रहा एक्सक्रीशन रेशियो वैल्यू 0 होगा तो क्या नहीं होगा भाई? एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एलिमिनेशन, मेटाबॉलिज्म, क्या नहीं होगा? एलिमिनेशन नहीं होगा। ओके, ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। देखिए इंसुलिन जो होता है ना, इंसुलिन हमारा बहुत मतलब कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंसुलिन का क्वेश्चन बनता है किसी तरीके से बन जाए कि भाई इंसुलिन कहाँ से रिलीज हो रहा है, इंसुलिन के ऊपर कि इंसुलिन जो है कैसे, मतलब जैसे ग्लूकोज को कम कराता है तो क्या क्या करता है इंसुलिन, है ना। तो मतलब इंसुलिन में जैसे ये क्या है, इंसुलिन एक प्रोटीन है ना, अमीनो एसिड से मिलके बना हुआ है। इसकी कितनी मतलब कितने अमीनो एसिड है इसमें, जैसे ये पूछा हुआ है रेलवे में, है ना। और इंसुलिन कहाँ से रिलीज होता है? पैनक्रियाज में, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस की बीटा सेल से इंसुलिन रिलीज होता है। तो इंसुलिन तो बहुत मतलब कि, और इसकी प्रेपरेशंस लॉन्ग एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग, है ना, इंटरमीडिएट एक्टिंग, बहुत मतलब इंसुलिन जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट आपका बन जाता है ना। क्वेश्चन बन जाते हैं हमारे एग्जाम में इसके ऊपर, है ना। इंसुलिन इज कंपोज ऑफ टोटल, देखिए इंसुलिन जो होता है हमारे इसमें टोटल 51 अमीनो एसिड्स होते हैं। चेन ए और चेन बी, चेन ए में 21 होते हैं, चेन बी में 30 अमीनो एसिड्स होते हैं, है ना। और दोनों चेन्स के बीच में डाइसल्फाइड लिंकेज होती है जिसके थ्रू चेन्स कनेक्ट होती है। तो आपसे तो सिंपल पूछा कितने टोटल अमीनो एसिड है, टोटल 51 होते हैं। आंसर बिल्कुल सिंपल ऑप्शन बी है। ओके, नहीं सर, निकोटिनिक एंटागनिस्ट कौन सा है? देखिए हायोसिन तो आपका स्कोपोलामिन जो होता है ना, जो मोशन सिकनेस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस आप लोग पढ़ते हो, है ना। तो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग का क्लासिफिकेशन जब पढ़ते हो ना, तो उसमें आपका हायोसिन आता है। एट्रोपिन भी आपका एंटीकोलिनर्जिक में आता है। ओके, तो आपका जो है सक्सामिथोनियम है, डेकामिथोनियम। देखिए निकोटिनिक एंटागनिस्ट में इसका आंसर है सक्सामिथोनियम दिया हुआ है। ओके, वैसे सही है, निकोटिनिक एंटागनिस्ट है जो आपके जो एसिटाइलकोलिन के जो मस्करेनिक और निकोटिनिक रिसेप्टर पढ़ते हो ना, एसिटाइलकोलिन के मस्करेनिक और निकोटिनिक, है ना। तो निकोटिनिक रिसेप्टर को एंटागनाइज करते हैं जो निकोटिनिक एंटागनिस्ट होंगे, है ना। जिसमें आपने न्यूरोमस्कुलर ब्लोकर्स में पढ़ा होगा, है ना, जो ट्यूबोक्यूरारिन वगैरह होते हैं, और ये सारे सक्सामिथोनियम, डेकामिथोनियम भी। तो देखिए अभी इसमें आंसर ये सक्सामिथोनियम दिया हुआ है, बाकी डेकामिथोनियम भी तो एंटागनिस्ट होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ना देखना इस क्वेश्चन को आप लोगों के। जैसे विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस एंटीबॉडी, कौन सी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है? बी सेल्स, टी सेल्स, मैक्रोफेजेस, हेल्पर टी सेल्स। तो आपकी जो बी सेल्स होती है ना वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है। ओके, जैसे IUPAC नेम पूछा है फॉर द स्ट्रक्चर, आपको स्ट्रक्चर दिया IUPAC नाम बताइए। देखिए आपको ऑप्शन देखिए, पेंटाइल मतलब जिसमें 5 कार्बन होंगे, प्रोपाइल मतलब 3 कार्बन होंगे, ब्यूटाइल का मतलब क्या होगा 4 होंगे, इथाइल का मतलब क्या होगा, इथेन, मिथेन में तो एक CH4 जैसे एक होता है इसमें 2 होंगे, है ना। इथाइल मतलब 2 कार्बन होंगे, है ना। तो थोड़ा सा नहीं बेसिक सा देखिए, इस टाइप से बेसिक केमिस्ट्री में आपसे कह रही हूँ कि पूछी हुई है, तो आप लोग को ना बेसिक पढ़ना पड़ेगा। कह रहे कि अच्छा ये देखिए आप कितने कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन वाला आपका जो है ब्यूट वर्ड आता है। तो आंसर तो ऑप्शन सी हो गया, ब्यूटाइल। देखिए ब्यूटाइल क्यों है, क्योंकि आपका जो ब्यूटेन होता ना, तो आपका देखिए क्या होता, CH3 CH2 CH2 CH3 होता। इसमें देखिए एक कार्बन मिसिंग है, मतलब ये CH2 है, CH3 ना होके, है ना। तो ये आपका ब्यूटाइल हो गया, ब्यूटेन ना होके। ओके सॉरी। नेक्स्ट है देखिए, इंडिकेट द रीजन ऑफ ओरल म्यूकोसा वेयर ब्लड फ्लो विल बी हाई। ओरल म्यूकोसा का वो रीजन बताइए जहाँ पर ब्लड का फ्लो ज़्यादा होगा। वेंट्रल टंग है, फ्रिनुलम, सबलिंगुअल बक्कल। तो आपका सबलिंगुअल एरिया जो होता है ना, टंग के नीचे जो सबलिंगुअल एरिया होता है वहाँ पर ब्लड का फ्लो हाई होता है। नहीं तो बेसिक फॉर द relationship between voltage generated by electrochemical cell and the relevant concentration at each electrode is explained by, है ना, नाइट्रोजन रूल, गिब्स इक्वेशन, नर्नेस्ट इक्वेशन, फ्राडेज रूल। ठीक है, तो इसमें जो रिलेशनशिप बताने किसके बीच में, वोल्टेज जनरेटेड बाय इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड द रेलिवेंट कंसंट्रेशन
एट ईच इलेक्ट्रोड। तो ये आपका आता है नर्नेस्ट इक्वेशन में आता है, ऑप्शन सी। नीचे एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ को क्या कहोगे भाई, मैग्निफिकेशन कहोगे, अकोमोडेशन कहोगे, मॉड्यूलेशन या फोकल लेंथ। तो इसे कहेंगे हम एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ, इट इज कॉल्ड अकोमोडेशन। जैसा फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर इज अ मोस्ट कॉमन डिटेक्टर फॉर। तो देखिए आपको ना डिटेक्टर्स के नाम पता होने चाहिए भाई, कौन से टाइप की क्रोमेटोग्राफी में आपको कौन सा डिटेक्टर यूज हो रहा है। हाँ देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपसे ना रेलवे के लिए पूछे जाएंगे। ओके तो आपका जो है फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर, देखिए गैस क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी ये लेयर है ना, हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, तो आपका गैस क्रोमेटोग्राफी में यूज होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज टू डेमोन्स्ट्रेट अ टॉपिकल एक्शन ऑन द आई, टोलमेटिन, लिग्नोकेन, निफेडिपिन इज कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, किटोटिफन। देखिए किटोटिफन कहाँ पढ़ा याद करो, जो आपने ब्रोंको डायलेटर पढ़े थे ना, ब्रोंको जो ड्रग्स फॉर ब्रोंकियल अस्थमा, उसमें आपका जो आता है ना मास्टर सेल स्टेबलाइजर में, है ना, मास्टर सेल स्टेबलाइजर जो आता है सोडियम क्रोमोग्लाइकेट एंड किटोटिफन, है ना, वहाँ आया था आपका किटोटिफन। तो इसका आंसर जो है ये लिग्नोकेन हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर, तो इस टाइप की ये भी बेसिक क्वेश्चन है भाई, प्रेशर की यूनिट आपको पता होनी चाहिए, है ना, मतलब पूछ सकते, कोई बड़ी बात नहीं है, प्रेशर की पूछ लिया आपसे, फ्रीक्वेंसी की, है ना, जो आपका जो प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया आई थिंक होता है प्रेशर, है ना, तो पास्कल, हर्ट्ज, हेनरी, जूल, है ना, तो आपका ये पास्कल हो जाएगा प्रेशर का। बाकी आपको हर्ट्ज मेरे हिसाब से फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है क्या, है ना, मेरे को ऐसा लगता है हाँ शायद फ्रीक्वेंसी की है, हेनरी किसकी है, जूल, या आप ना सारा आपको पता करना है कि भाई बेसिक से भाई किसकी क्या यूनिट है, इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे आप देखना, है ना। तो प्रेशर के लिए पास्कल, तो इसलिए कह रही हूँ अभी हमारे पास टाइम है, तो अभी टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, है ओके। तो प्रेशर के लिए आपका देखिए प्रेशर का पास्कल हो गया, पास्कल को देखिए न्यूटन पर स्क्वायर मीटर भी मतलब कि पास्कल के इक्वली होता है, ओके। नेक्स्ट है जिल्डाल मेथड, सैंपल कंटेनिंग नाइट्रोजन डाइजेस्टेड विद फ्यूमिंग HNO3, कंसनट्रेटेड NaOH, स्ट्रॉन्ग अमोनिया सोल्यूशन या कंसनट्रेटेड H2SO4, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो अभी ये क्वेश्चन प्रीवियस में बना हुआ, तो इसके ऊपर भी आपने सारा अच्छे से पढ़ना है, जिल्डाल मेथड जो है इसमें होता क्या है, कैसे क्या इसमें, ओके। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ काइंड ऑफ मेजर पनिशमेंट फॉर वेरियस टाइप ऑफ मिसकंडक्ट, के लिए कौन सा मेजर पनिशमेंट नहीं है भाई, डिस्चार्ज, विद होल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट, लॉस ऑफ प्रिविलेज या डिमोशन, तो लॉस ऑफ प्रिविलेज नहीं होता। नेक्स्ट, इफ फ्लोएबिलिटी इज एक्सप्रेस्ड एज गुड, कह रहे फ्लोएबिलिटी गुड है, देन परसेंटेज कंप्रेसिबिलिटी, है ना, फ्लो ऑफ पाउडर के मेजरमेंट के लिए आपने पढ़ा होगा, एंगल ऑफ रिपोज पढ़ते हैं, कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स पढ़ते हैं, तो वही कंप्रेसिबिलिटी है ये, है ना, 5 to 10%, 18 to 21, 23 to 25, 12 to 16। तो फ्लो अगर गुड है तो फ्लोएबिलिटी गुड है तो ये परसेंटेज कंप्रेसिबिलिटी 12 to 16%। जैसे HLV वैल्यू ऑफ SLS सोडियम लोरेट सल्फेट अनायनिक सर्फेक्टेंट में आता है सोडियम लोरेट सल्फेट, है ना, तो इसकी HLV वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, ये देखिए इसमें सबसे ज़्यादा जो होगी वो इसी की होगी, कितनी 40 होती है, ओके। तो HLV वैल्यू वाला भी टेबल मैंने आपको प्रोवाइड कराया हुआ, आप उसको रिवाइज कर लेना, है ना। देखिए मेरी जो है फार्मास्यूटिक्स के ना 500 क्वेश्चन डिस्कस करे हुए हैं, अगर आपने वो क्वेश्चन देख ली ना फार्मास्यूटिक्स के 500 क्वेश्चन, वो भी एक्सप्लेनेशन के साथ, वो पहले मैंने 20-30 का वीडियो बना के अलग अलग भी डाले हुए हैं, बाद में सारे वीडियो एक ही जगह पे कंबाइन करके आपको 4 से 5 से घंटे से ज़्यादा का वीडियो है वो, उसमें 500 क्वेश्चन है, वो भी एक्सप्लेनेशन के साथ में, मतलब वो वीडियो इतना इंपॉर्टेंट है ना, अगर आपने वो अच्छे से कर लिया ना तो आपको सूटिक्स के लिए परेशान होने की जरूरत है नहीं, क्योंकि क्वेश्चन है साथ साथ में एक्सप्लेनेशन भी है ना, 500 तो है ही, साथ साथ में एक्सप्लेनेशन को देखोगे तो आप ये 1000+ ही बन जाते हैं, ओके। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो आप ना सूटिक्स के लिए उस वीडियो को जरूर देखना। तो इसका आंसर हो जाएगा SLS की जो है आपके HLV वैल्यू 40 होती है। नेक्स्ट है सोडियम फ्लोराइड इज यूज टू प्रिवेंट, देखिए सोडियम फ्लोराइड होता है, स्टेनस फ्लोराइड होता है, स्टेनस फ्लोराइड भी होता है, तो देखिए डेंटल केरीज की प्रिवेंशन के लिए यूज किए जाते हैं ये आपके फ्लोराइड्स जो होते हैं ना। तो डैंड्रफ के लिए तो एंटी डैंड्रफ आपका जैसे सिलिनियम सल्फाइड होता है ना, तो आपका जो है डेंटल केरीज के प्रिवेंशन के लिए आपका फ्लोराइड यूज होगा, सोडियम फ्लोराइड एंड स्टेनस फ्लोराइड। जैसे अमंग द फॉलोइंग ऑर्गन इन विच परफ्यूजन रेट मैक्सिमम किस में होगा, आप इसको बताइए, आंसर करिए। देखिए लीवर है, किडनी है, लंग्स है या हार्ट है, देखिए परफ्यूजन रेट बताना है मैक्सिमम किस में होगा, ओके। तो वैसे तो हार्ट होना चाहिए ना, हार्ट में होता है, लंग्स, किडनी, या तो इसका आप भी आंसर देखिए, आप मुझे कमेंट करके बताना, है ना, कि इसका क्या होना चाहिए। बाकी इसमें लंग्स दिया हुआ है, इंडिकेट द
केमिकल कॉन्स्टेंट ऑफ विटामिन डी। देखिए विटामिन डी जो एक ऐसे क्वेश्चन होता है, कौन सा विटामिन जो स्टीरोइडल है, कौन सा विटामिन जो स्टीरोइडल है, विटामिन डी है ना। विटामिन डी जो है कैल्शियम एंड फोस्फोरस के एब्जॉर्प्शन के लिए रिक्वायर्ड होता है, तो उसकी डेफिशिएंसी से चिल्ड्रन में रिकेट्स होता है, अडल्ट्स में ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है। ये जो है इसको कैल्सीफेरोल भी कहते हैं, विटामिन डी जो है इसे कैल्सीफेरोल भी कहेंगे ना। तो आपने पढ़ा होगा एक्टिव फॉर्म जो होती है विटामिन डी की वो कैल्सिट्रायोल होती है ना, कैल्सिट्रायोल। ओके, ये भी याद रखना है ना। तो विटामिन डी स्टीरोइडल होता है, ये हो गया। और ये मैंने आपको बता दिया विटामिन डी देखिए इम्पॉर्टेंट है। विटामिन के देखिए क्वेश्चन बने हैं, एक और हमने देखा था आई थिंक इसके ऊपर, विटामिन के ऊपर नायसिन की डेफिशिएंसी से पेलेग्रा डिजीज था क्या, या फिर ऐसे था कि B3 को और क्या कहते हैं, इस टाइप से था। विटामिन के ऊपर क्वेश्चन देखा था एक और। बायोटिन जो है सल्फर कंटेनिंग बी कॉम्प्लेक्स विटामिन है। बाकी सल्फर कंटेनिंग में आपका थायामीन, थाया वर्ड सल्फर के लिए होता है। थायामीन विटामिन B1 में भी सल्फर है और बायोटिन में भी सल्फर है। बायोटिन को B7 कह दो, BH कह दो बायोटिन को, है ना। ओके, और एस्कॉर्बिक एसिड तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि विटामिन सी है। विटामिन सी जो आपका जो है विटामिन सी कोलाजन के सिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड होता है, टायरोसिन के मेटाबॉलिज्म के लिए और आयरन के अब्जॉर्प्शन के लिए। ये कोलाजन वाला तो बहुत बार आ गया भाई, कोलाजन के सिंथेसिस के लिए कौन सा विटामिन है, तो कोलाजन वाला याद रखना, टायरोसिन के मेटाबॉलिज्म में आयरन के अब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन सी है ना। इसकी डेफिशिएंसी से स्कर्वी डिजीज होती है विटामिन सी की डेफिशिएंसी से। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं और इसका स्ट्रक्चर जो होता है हेक्सोज शुगर के जैसा होता है, हेक्सोज शुगर। और विटामिन सी तो आपको पता ही है सिट्रस फ्रूट में प्रेजेंट होगा, खट्टे फल जो होते हैं, लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, है ना। टोकोफेरोल लिखा हुआ है ये, टोकोफेरोल विटामिन ई है ना। टोकोफेरोल डेरिवेटिव होता है, क्रोमेन रिंग प्रेजेंट होती है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज भी रखता है ना। तो ये विटामिन ई है। तो विटामिन का वीडियो मैंने आपको बहुत अच्छा प्रोवाइड भी कराया हुआ है, वो वीडियो देखना। विटामिन के 2 से 3 वीडियो चैनल पर अपलोड किए हुए हैं मैंने। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी कैल्सीफेरोल। नेक्स्ट है विच डाई विल गिव येलो कलर, इथ्रोसिन, एमरैंथ, टाट्राजीन, इंडिगो कार्बिन। कहते हैं येलो कलर कौन सी डाई देगी, टाट्राजीन। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द सोल्ट यूज्ड फॉर पॉलिशिंग द कैप्सूल्स। कैप्सूल की पॉलिशिंग के लिए कौन सा सोल्ट यूज करोगे, NaCl करोगे भाई, सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट करोगे, स्टार्च करोगे, अमोनियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड किया जाएगा, NaCl। नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ए चार्ज फ्रॉम, देखिए चार्ज ऑब्जेक्ट टू द अर्थ, कह रहे ट्रांसफर करना एक चार्ज को चार्ज ऑब्जेक्ट से अर्थ की तरफ, उसे क्या कहेंगे, चार्जिंग, अर्थिंग, स्किमिंग या डिस्चार्जिंग। तो इसे अर्थिंग कहेंगे, ऑप्शन बी। जैसा ऑब्जेक्ट इन मोशन ऑन ग्राउंड लेवल पोजेस डैश एनर्जी, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट जो है मोशन में, जो ऑब्जेक्ट है उसके पास कौन सी एनर्जी है, ग्रेविटेशनल है, फ्रिक्शनल है, पोटेंशियल है, काइनेटिक। तो ये काइनेटिक एनर्जी होती है। ओके, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, एनर्जी पोजेस्ड बाय मॉलिक्यूल बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। जैसे हु डिस्कवर पेनिसिलिन, पेनिसिलिन की डिस्कवरी किसने करी, देखिए पेनिसिलिन की डिस्कवरी करी थी किसने, जो साइंटिस्ट है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है पेनिसिलिन का, है ना। और जो है सबसे पहले जो इसके लिए आपका पेनिसिलिन के लिए फंगस यूज़ किया गया था, पेनिसिलिन नोटेटम से आपकी जो पेनिसिलिन ऑब्टेन की गई थी। और प्रेजेंट सोर्स कई बार पूछते हैं, पेनिसिलिन क्राइसोजीनम है। ओके, नेक्स्ट एट व्हाट टाइम ऑफ द डे इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी नॉर्मली एट अ मिनिमम। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी मिनिमम कौन से टाइम पे होगी भाई, व्हेन एयर टेम्परेचर हाईएस्ट होगा अबाउट मिडनाइट, व्हेन द एयर टेम्परेचर लोवेस्ट होगा जस्ट बिफोर सनशाइन। तो कब होगी, तो देखिए कह रहे हैं जब एयर टेम्परेचर हाईएस्ट होगा ना, है तब आपकी क्या होगी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होगी, मिनिमम होगी। ओके, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। देखिए कह रहे इन जनरल अज्यूमिंग द ड्यू पॉइंट और एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी डज नॉट चेंज, रिलेटिव ह्यूमिडिटी विल बी हाईएस्ट अर्ली मॉर्निंग में तो हाईएस्ट होगी वन जब टेम्परेचर कूलेस्ट होगा, और लोवेस्ट होगी आफ्टरनून में जब टेम्परेचर हाईएस्ट होगा। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज डायटोमिक। डायटोमिक मॉलिक्यूल कौन सा है, जैसे सल्फर दिया है, ये फोस्फोरस है, आर्गन है, क्लोरीन है। तो आपका क्लोरीन जो है ना ये डायटोमिक होता है ना, क्लोरीन Cl2 है ना। जैसे आपका हाइड्रोजन होता है, नाइट्रोजन है ना, इस टाइप से, ठीक है। Cl2 देखिए डायटोमिक एलिमेंट में आपका ये ब्रोमीन आ जाएगा, आयोडीन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सब आ जाएंगे। ओके, मींस तो लाइफलाइजेशन का मतलब क्या होता है, देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में आया है। देखिए लाइफलाइजेशन जो होता है इसको फ्रीज ड्राइंग भी कहते हैं,
क्या कहते हैं, फ्रीज ड्राइंग भी कहते हैं इसको, सब्लिमेशन ड्राइंग भी कहते हैं, सब्लिमेशन ड्राइंग भी कहते हैं इसको। लाइफलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज सब्लिमेशन ड्राइंग और फ्रीज ड्राइंग। ओके, तो ध्यान रखना है लाइफलाइजेशन को क्या कहेंगे, फ्रीज ड्राइंग। तो ड्राइंग से आपका क्वेश्चन बना है, ओके, लाइफलाइजेशन से। नेक्स्ट है इंडिकेट द एग्जाम्पल ऑफ न्यूमेटिक ड्रायर। देखिए आपसे न्यूमेटिक ड्रायर का एग्जाम्पल पूछा हुआ है, फ्लूइडाइज्ड बेड, ये ड्रायर है, फ्रीज ड्रायर है, ड्रम या स्प्रे ड्रायर। तो न्यूमेटिक ड्रायर में आपका ना स्प्रे ड्रायर आ जाएगा। ओके, तो ड्राइंग का जो है मैंने वीडियो बनाया हुआ है ना, तो आप उसमें देखना, आपको सारा एक्सप्लेनेशन के साथ में मिल जाएगा। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज फॉर रेडियो एक्टिव डेटिंग, के लिए कौन सा यूज करेंगे, है ना, सोडियम है, एल्यूमिनियम है, कार्बन है, क्रिप्टोन। तो इसके लिए देखिए कार्बन यूज किया जाता है ना, रेडियो एक्टिव कार्बन जो होता है C14 हम लोगों ने देखा था, हमने C14 का देखा था ना, तो रेडियो एक्टिव कार्बन होता है। इस C14 से रिलेटेड एक क्वेश्चन और भी आया था, है ना, हाफ लाइफ आई थिंक पूछी हुई थी। नेक्स्ट रिडक्शन इन केमिकल रिएक्शन। तो कि बेसिक केमिस्ट्री से इस टाइप के बेसिक क्वेश्चन आए हैं कि भाई रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, इस टाइप के बेसिक कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए ना। देखिए इसमें जो है मैंने ये क्वेश्चन जो है आपको पर्पस क्या है, एक तरीके से बताना है कि इस टाइप के क्वेश्चंस जो है एग्जाम में बनते हैं, है ना, तो उसके लिए आप लोग प्रिपेयर रहिए। ओके, गेन ऑफ हाइड्रोजन है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। देखिए रिडक्शन का मतलब होता है हाइड्रोजन का गेन, या फिर जो होता है रिडक्शन, है ना, गेन ऑफ हाइड्रोजन या लॉस ऑफ ऑक्सीजन, है ना, तो गेन ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्ट्रॉन्गली एक्टिवेटिंग ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। देखिए ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कौन से नहीं है, ये पूछा हुआ है, ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी बनेंगे आपके। तो देख लीजिए आप ऑप्शन, तो इसका आंसर ना ये दिया हुआ ऑप्शन सी दिया, OCH3। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर, कौन सा है ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, एल्काप्टोन्यूरिया, विल्सन डिजीज या थैलासेमिया। तो पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज आ जाएगा ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर। व्हाट डू यू मीन बाय बॉटनिकल आइडेंटिटी ऑफ ए मेडिकल प्लांट। देखिए कोई मेडिसिनल प्लांट है, उसकी बॉटनिकल आइडेंटिटी जो है, देखिए उसमें जीनस स्पीसीज आएगा। देखिए सिर्फ जीनस और स्पीसीज होना, जीनस होता है, स्पीसीज होता है, फिर आपका सब स्पीसीज होता है, वैरायटी होता है, ऑथर होता है, फैमिली होता है ना। एक्टिव प्रिंसिपल्स ये नहीं आएगा, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, जीनस, स्पीसीज, सब स्पीसीज या वैरायटी, फिर ऑथर और फैमिली। नेक्स्ट है शिफ्ट लैम्डा मैक्स टुवर्ड लॉन्गर वेवलेंथ। देखिए आपका जो लैम्डा मैक्स जो होता है वो लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो गया यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में, तो उसे हाइपरक्रोमिक शिफ्ट कहोगे, हाइपोक्रोमिक, हिप्सोक्रोमिक। देखिए ये रेड शिफ्ट होता है, इट इज ऑल्सो नोन एज बैथोक्रोमिक शिफ्ट या रेड शिफ्ट भी इसको बोलते हैं। ओके, रेड शिफ्ट। ओके, तो आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। देखिए बैथोक्रोमिक शिफ्ट होता है, इसको रेड शिफ्ट भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, अब्जॉर्प्शन मैक्सिमम जो होता है शिफ्ट टुवर्ड लॉन्गर वेवलेंथ, और जो आपका ब्लू शिफ्ट होता है उसको हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं। इसमें अब्जॉर्प्शन मैक्सिमम जो होता है शिफ्ट होता है टुवर्ड शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ। ओके, एक आपका हाइपरक्रोमिक और हाइपोक्रोमिक होता है। हाइपरक्रोमिक में क्या होता है, दिस टाइप ऑफ शिफ्ट इंक्रीज द इंटेंसिटी विद इंक्रीज ऑफ अब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। तो इसमें इंटेंसिटी इंक्रीज होती है, और हाइपोक्रोमिक में इंटेंसिटी डिक्रीज होगी। इन दिस टाइप ऑफ शिफ्ट decrease intensity of radiation because of decrease absorption। okay, next है cells are enclosed by plasma membrane composed। देखिए जो मेम्ब्रेन जो होती है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आप लोग पढ़ते हो तो किसकी बनी होती है, हम लोगों ने पढ़ा है कि फोस्फोलिपिड्स की बाइलेयर होती है, ऐसा कुछ पढ़ा है आप लोगों ने ना। तो किसकी बनी होती है, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, प्रोटीन एंड इमल्सिफाइड फैट, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड इमल्सिफाइड फैट। तो लिपिड्स और प्रोटीन्स की बनी होती है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट एमिटिन एन अल्कलॉइड ऑफ आइपिक एक्यूना एक्टर्स। आइपिक एक्यूना किस में आता है, आइसोक्विनोलिन अल्कलॉइड्स में आता है। किस में आता है, आइसोक्विनोलिन अल्कलॉइड्स जो आपके होते हैं उसमें आपका आइपिक एक्यूना आता है। आइपिक एक्यूना का सोर्स क्या है, सिफेलिस आइपिक एक्यूना जो लिखा हुआ है, सिफेलिस आइपिक एक्यूना। फैमिली क्या है, रूबिएसी, जो किसकी होती है, सिंकोना की होती है। और आई थिंक पेल कटेचु की फैमिली भी रूबिएसी है ना। और आपका जो सिंकोना जो क्विनोलिन अल्कलॉइड्स मतलब सिंकोना, उसकी फैमिली भी रूबिएसी है। और हमारे आइपिकेक की फैमिली भी रूबिएसी होती है। सिफेलिस आइपिकेक ना फैमिलीज रूबिएसी। और इसमें देखिए आपके जो केमिकल कॉन्स्टेंट्स पढ़ते हो ना, तो एमिटिन और सिफेलिन प्रेजेंट होते हैं। एक तो एमिटिन दिया हुआ है, एक सिफेलिन प्रेजेंट होता है। ओके, तो ये कह रहे इसका यूज बताना आपने। एंटी डायरियल है, एंटीसेप्टिक है, एमीबिसाइड, एंटीमेलर। तो क्या होता है, एंटी अमीबिक होता है, एमीबिसाइड होता है, एंटी अमीबिक। ओके, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है परसेंट ऑफ टोटल कैलोरीज ऑब्टेन फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट शुड बी बिटवीन। तो जो कार्बोहाइड्रेट से टोटल कैलोरीज मिलती है कितनी होनी चाहिए, 20-30%, 50-60, 10-25, 10। देखिए कितनी होनी चाहिए, 50-60% होनी चाहिए, ऑप्शन बी हो जाएगा।
नेक्स्ट है 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू, तो देखिए ये भी बिल्कुल बेसिक है। 1 mg जो है किसके इक्वल होता है ये बताना है। कितने ग्राम लिखे हुए हैं तो आप पढ़ते हो भाई 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं, है ना। तो 1 mg में 1/1000 ग्राम हो जाएंगे। तो आप इसको बस वो कर लो, क्या कहते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लो तो 0.001 हो जाएगा ना, है ना। तो ये आ जाएगा आपका 0.00। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ध्यान से करना होता है, क्योंकि जरा सा भी इधर उधर करा और हमारा क्वेश्चन गलत, तो ऑप्शन सी 0.001 ग्राम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज आयुष, तो ये फुल फॉर्म पूछी हुई है ना। ए से आयुर्वेदा, आयुर्वेदा सब में दिया है तो एलोपैथी नहीं होगा। वाई से क्या होगा, यूनानी दिया है आपको, तो वाई से यूनानी थोड़ी ना होगा, है ना, तो काट दो। ये वाई से यूनानी भी नहीं होगा, वाई से योगा होगा। अब 2 ऑप्शन पे आ गए, यू से यूनानी होगा, है ना। फिर आपका एस से क्या होगा, सीधा होगा। और जो एच है उससे हर्बल नहीं होगा, होम्योपैथी होगा ना। आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा है, होम्योपैथी, ऑप्शन ए। तो आई थिंक ये क्वेश्चन अभी उड़ीसा में एक फार्मासिस्ट का OSSC का एग्जाम हुआ था, मेरे हिसाब से उसमें ये क्वेश्चन बना है, ये आयुष वाला आई थिंक। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू वेज थ्योरी मोनोवेलेंट सोप गिव, तो देखिए वेज थ्योरी जो होता है उसके अकॉर्डिंग जो आपके मोनोवेलेंट सोप होते हैं, जैसे कि हमारा सोडियम स्टेरेट हो गया, है ना। तो ये क्या देते हैं, ऑयल इन वाटर टाइप का इमल्शन बनाते हैं। और जो आपके डाइवेलेंट सोप होते हैं इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, डाइवेलेंट सोप जो होते हैं आपके जैसे कैल्शियम स्टेरेट हो गया, कैल्शियम स्टेरेट हो गया, तो ये हमारे वाटर इन ऑयल टाइप के इमल्शन बनाएंगे, है ना। तो आपसे क्या पूछा है, वेज थ्योरी के अकॉर्डिंग मोनोवेलेंट सोप जो है ये आपका ऑयल इन वाटर, कौन से ऑप्शन में, ऑयल इन वाटर, ऑप्शन बी, है ना, ऑयल इन वाटर टाइप का इमल्शन फॉर्म करेंगे। नेक्स्ट है इन यूनिवर्सल इंडिकेटर pH ऑफ 7 इज शोन विद पिंक, ब्लू, ग्रीन या येलो कलर, तो ये ग्रीन कलर हो जाएगा। देखिए आपका जो है यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है इसमें आपका pH रेंज दिया हुआ है, जो अगर आपका pH रेंज होता है <3 होता है तो ये जो है स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और कैसा कलर शो करेगा, रेड कलर शो करेगा। अगर 3 to 6 pH होता है तो ये वीक एसिड होता है, ऑरेंज और येलो कलर शो करेगा। pH इज इक्वल टू 7 है तो न्यूट्रल होता है, और ग्रीन कलर जो आपसे पूछा हुआ है। pH 8 से 11 तक pH है तो उसके लिए वीक एल्कली होगा और ब्लू कलर इसमें शो होगा। pH इज ग्रेटर देन 11 होगा तो स्ट्रॉन्ग एल्कली होगा, इंडिगो और वॉयलेट कलर शो होगा। ओके, तो ये डिस्क्रिप्शन आप लोग याद करना, क्योंकि आपसे ये 7 वाला पूछा हुआ है, क्या पता नेक्स्ट क्वेश्चन में जो पेपर में आपसे इनमें से कोई भी पूछा जाए। ओके, जरूरी नहीं 7 वाला पूछेंगे, लेकिन हमें इसके बारे में सारा कुछ पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज टू डेमोन्स्ट्रेट द मिड्रियाटिक एक्शन, तो मिड्रियासिस कराएगी, कौन सी ड्रग कराएगी, है ना। क्लोरम्ब्यूसिल है, प्रोकिन, फ्लोरोयूरासिल या एट्रोपिन, तो एट्रोपिन जो है आपका किस में आता है, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग में आता है। किस में आता है, एंटीकोलिनर्जिक में आता है। तो आपके देखिए एंटीकोलिनर्जिक ड्रग क्या कराती है, मिड्रियासिस कराती है। कोलिनर्जिक ड्रग तो क्या कराती है, हमारे मियोसिस कराती है, लेकिन जो एंटीकोलिनर्जिक होती है वो हमारी मिड्रियासिस कराती है। ऑप्शन डी हो जाएगा, मिड्रियासिस मतलब प्यूपिल जो होता है, डायलेशन ऑफ प्यूपिल, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रेनियल नर्व्स अराइज फ्रॉम, देखिए क्रेनियल नर्व्स जो होती है वो कहाँ से अराइज होती है, तो हमारी क्रेनियल नर्व्स होती है वो ब्रेन से अराइज होती है, और आपकी जो स्पाइनल नर्व्स होती है वो आपकी स्पाइनल कोड से अराइज होती है ना। तो स्पाइनल नर्व्स 31 पेयर्स होती है, क्रेनियल नर्व्स 12 पेयर्स होती है। कौन कौन सी होती है 12 पेयर्स क्रेनियल नर्व्स, मैंने आपको बताया भैया, उपटा फगवा से उपटा फगवा, है ना, फगवा, ये इसे हमने डिस्कस भी किया हुआ बहुत बार। ओके, तो ये क्रेनियल नर्व्स होते हैं 12 पेयर्स होती है, ये राइज होती है फ्रॉम ब्रेन, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रायोस्कोपिक मेथड इज यूज टू एडजस्ट विस्कोसिटी, आइसोटोनिसिटी, पार्टिकल साइज, डिफ्यूजन। देखिए आइसोटोनिसिटी को एडजस्ट करने के लिए क्रायोस्कोपिक मेथड आता है, ऑप्शन आपका बी, जो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन जो होता है उसमें ये मेथड यूज होता है। ओके, नेक्स्ट है आइसोमेरिज्म कोज्ड बाय डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप इन स्पेस इज कॉल्ड टोटोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म या मेटामेरिज्म। तो स्पेस की बात हो रही है तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, देखिए व्हेन आइसोमेरिज्म इज कोज्ड बाय डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप इन स्पेस फिनोमेना इज कॉल्ड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमर्स हैव द सेम, इनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम होता है बट डिफर इन द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप इन द मॉलिक्यूल। ओके, नेक्स्ट व्हाट इज द डायमीटर ऑफ लार्ज यूनिलैमुलर वेसिकल्स, तो LUV है ना, LUV लार्ज
यूनिलैमेलर वेसिकल्स का डायमीटर बताना है। 4 ऑप्शंस हैं, तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा 100 to 400 नैनोमीटर nm हो जाएगा। ओके, तो ये हमारे 2 पेपर हो गए आरआरबी के। और अब आप देख लीजिए इनमें कैसे क्या क्वेश्चंस पूछे गए, दोनों पेपर को अच्छे से देख लेना। ओके, तो अभी जो है एक क्वेश्चन जिसका आंसर हमेशा की तरह आप लोग देने वाले हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन आपका क्या, एमिटिन एल्कलोइड ऑफ आइपेकेक्यूना एक्ट एज एंटी डायरियल, एंटीसेप्टिक, एमिबिसाइड, एंटी मलेरियल। ओके, अगर आपको जो है वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।